हाय गाइस, शुरू करते हैं न्यू एनीमे को। तो इस एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक रेन स्वाड नाम का एक यंग लड़का दिखाया जाता है जिसके पास बीस्ट टैमर की पावर है। यह एक ऐसी पावर होती है जिसे व्यक्ति किसी भी जानवर से कम्युनिकेट कर सकता है और एक कॉन्टैक्ट के द्वारा उसे कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन ये पावर अकेले किसी काम की नहीं है। इसीलिए रेन ने हीरो पार्टी को ज्वाइन किया था। ये लोग मॉन्स्टर से लोगों को बचाते हैं, लेकिन रेन का काम वहां पर सामान ढूंढना था। क्योंकि रेन के पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं थी, इसलिए हीरो के हिसाब से रेन का बस यही काम था जो ठीक से वो कर सकता था। लेकिन बस ये नहीं, रेन के साथ हीरोज का बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं था। वो मौका ढूंढते थे रेन को ताना मारने के लिए। ये सब 6 महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन हीरो पार्टी के लीडर हीरोज ने रेन की काफी बेइज्जती करके उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया और वो बोलते हैं कि रेन किसी भी काम का नहीं है क्योंकि उसकी पावर कुछ खास नहीं है। वो बस लड़ाई में हम पे बोझ बनता है और क्योंकि वेपन और आर्मर ही रेन को दिए थे, वो सब उसे ले लेते हैं और उसे यहाँ से निकाल देते हैं। 6 महीने में आज तक रेन को रियलाइज ही नहीं हुआ कि हीरो उसके लिए कितने बुरे थे। उसे तो लगता था कि वे लोग उसके लिए डांटते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अब रेन को वो सारी बातें समझ में आने लगती हैं, लेकिन अब रेन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी यूजलेस पावर के साथ अब आगे क्या करेगा। तभी टाउन के बच्चे रेन के पास आते हैं जो रेन की ट्रिक्स देखना चाहते थे। अब उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर रेन उन्हें मना नहीं कर पाता और अपने मैजिक से एक उड़ते हुए ईगल को कंट्रोल कर लेता है जो कि नीचे आकर उन्हें नमस्ते करता है। पर क्योंकि ये टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए ईगल रेन के मैजिक से जल्दी आजाद हो जाता है। रेन का एक कारनामा देखकर उन बच्चों को बहुत मजा आ जाता है। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि वो रेन की तरह बिस्ट टैमर बनना चाहता है और ये वही बच्चा है जिसने कुछ दिनों पहले रेन से हीरो बनने की बात की थी। जब रेन उससे पूछता है कि इसकी वजह, तो बोलता है कि हीरो बहुत घमंडी होते हैं, वो आम लोगों से बात ही नहीं करते। ये बात सुनकर रेन को याद आता है कि शहर के लोग हीरोज को अपने वेपन्स नहीं बेचते। और उनमें से एक लड़का बोलता है कि वो तो बहुत पैसे कमाना चाहता है और एक बोलता है वो तो एडवेंचर बन के पूरी दुनिया घूमना चाहता है। ये बात रेन के अगले कदम को इशारा कर रही थी। वो सोचता है कि अब तो वो हीरो पार्टी में भी नहीं है, तो अब तो उसका डीमन लॉर्ड से भी कोई नाता नहीं है। अब उसको डीमन लॉर्ड को हराने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। इसलिए रेन एक एडवेंचर बनने का फैसला करता है और दोपहर के वक्त रेन एक एडवेंचर गिल्ड में जाता है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि हर एक एडवेंचर को एक ट्रायल गेस्ट पास करना होता है ताकि वो ये साबित कर सके कि उनमें एडवेंचर बनने की बेसिक रिक्वायरमेंट मौजूद है। एक एडवेंचर बनने के लिए पहले आपको 20 गोबलिन को मारना होगा और 20 आपको कलेक्ट करना होगा। जो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, एज अ एडवेंचर उसे गिल्ड की तरफ से पहला गिफ्ट दिया जाता है। रेन एक ग्लेरी की मदद से गोबलिन के झुंड को ढूंढ लेता है और उन्हें बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। पर लेकिन ऐसा नहीं था कि रेन फाइटिंग में अच्छा था। असल में गोबलिन की फ्रैंक थे और उन्हें मारना काफी आसान था। खैर, अब रेन का अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 20 हाफ को कलेक्ट करना था। अब जब रेन गोब्लिन को मारने के बाद उनसे मिले स्टोन को कलेक्ट कर रहा था, तभी उसे जंगल में से किसी की चीख सुनाई देती है। रेन उस तरफ भागता है, उसे डर था कोई खतरे में ना हो। वहां जाकर वो देखता है कि एक डी रैंक का किलर टाइगर एक अबला लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। यह देख रेन अपने खंजर से उस टाइगर की पीठ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर की चमड़ी इतनी सख्त थी कि वो खंजर ही टूट जाता है। पर इसे टाइगर का ध्यान रेन की तरफ आ गया था और ये उस लड़की के पास अच्छा मौका था वहां से भागने का। लेकिन वो लड़की रेन के कहने पर भी नहीं भागती, उल्टा वो लंबी छलांग लगाती है और ये मोमेंटम का इस्तेमाल करके वो टाइगर के ऊपर जोरदार लात मारती है, जिससे टाइगर वहीं ढेर हो गया था। और रेन उसकी ये नेचुरल पावर देखकर हैरान हो गया था। जब रेन ने उस लड़की को गौर से देखा, उसे वो मैथोलॉजी याद आती है कि इस दुनिया में अल्टीमेट स्पीसीज नाम से कुछ स्पीसीज होती हैं जिनके पास अनबिलीवेबल पावर होती हैं। इन अल्टीमेट स्पीसीज में से डेमी गॉड, फेरी आती हैं, लेकिन कुछ रेयर स्पिरिट भी हैं जिन्हें कैट स्पिरिट कहा जाता है और ये लड़की वही कैट स्पिरिट है। रेन देखता है कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है, अब उसकी बॉडी डिसअपेयर होने लगी है। पर क्योंकि वो लड़की होश में नहीं थी, इसलिए उसके गिरने से पहले रेन को उसे बचाना पड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कैट स्पिरिट एग्जिस्टेंस के करीब आ चुकी है, मतलब कि अब इतनी कम हो चुकी हैं कि कभी भी विलुप्त हो सकती हैं। हालांकि कैट स्पिरिट एक पावरफुल स्पिरिट है, लेकिन ये मैजिक यूज नहीं कर सकती हैं, पर ये फिजिकली काफी फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती हैं। रेन उसे खाने को कुछ देता है क्योंकि वो टाइगर को मारने के बाद काफी थक गई थी। जब खाना खाने के बाद वो वापस एनर्जी भर जाती है तो वो रेन को बताती है कि उसका नाम कनाडा है और वो रेन को शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए।
वो कहती है कि वो अपनी छोटी स्पेस के बीच रहकर काफी बोर हो चुकी थी, इसलिए उसने ट्रेवल करने का फैसला किया और आज उसकी मुलाकात रैन से हुई है। उसका कहना था कि ये किस्मत का इशारा है। जब उसने रैन को देखा, उसने रैन के अंदर से सॉलिड पावर का एहसास हो रहा था और वो यकीन के साथ कह सकती है कि रैन का स्किलफुल बीच टेमर है जो कि उसे टेम कर सकता है। और आपको बता दूं कि स्पेशल स्पीड को टेम करना कोई आम बात नहीं है, और अगर रैन ने कनाडे को टेम कर लिया यानी कि वो कोई आम बीच टेमर नहीं है। पर रैन का मकसद अपने आप को साबित करना नहीं था, वो तो उस कनाडे को बेहतर जानना चाहता था और इसलिए वो उसे टेम करने की राजी हो जाता है। इसके बाद वो रिचुअल शुरू करने के लिए एक बूंद खून की अपनी हथेली पे गिराता है और मैजिकल सर्कल बनाता है। फिर स्पेल को यूज करने के बाद उन दोनों के बीच कॉन्टेस्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है। उन दोनों के हाथों पर एक रूल बन गया था जो उन दोनों के बीच का बॉन्ड दर्शाता है, यानी कि अब कनाडे उसी के साथ ट्रेवल करने वाली है। और इसी बात पर रैन यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसको हीरो पार्टी ने कमजोर कहकर निकाल दिया था, वही बीच टेमर अब अल्टीमेट स्पेस के साथ ट्रेवल करने वाला है। खैर, अब रैन को अपने ट्रायल क्वेस्ट को कंप्लीट करना था। वो कई रैबिट के साथ अपना टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ताकि उसके लिए मेडिकल हब को इकट्ठा कर सके। ये देख कनाडे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि एक आम बेस्ट टेमर एक वक्त में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट को संभाल सकता है, लेकिन रैन ने न सिर्फ एक साथ कई कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं बल्कि उसने कनाडे यानी एक अल्टीमेट स्पेस को भी टेम किया हुआ है, जो कि कनाडे की नजरों में इम्पॉसिबल है। पर रैन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि जहाँ से वो आया है उसके लिए ये सब बिल्कुल आम बात है। खैर, वो अब वापस अपने काम पर ध्यान देता है और 10 गोब्लिन स्टोन और 20 हब्स को सबमिट करने के बाद रैन को ऑफिशियल होरिजन एडवेंचर गिल्ड का F रैंक एडवेंचर बना दिया जाता है। रिसेप्शन नताल उसका एडवेंचर कार्ड देती है जो कि अब उसकी आईडी की तरह काम करेगा और उसे 50 कॉपर कॉइन भी रिवार्ड के तौर पर दिए जाते हैं। पर ये अमाउंट उसकी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए रैन और काम करने का फैसला करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे एडवेंचर की रैंक बढ़ती है, साथ ही में उसके रिवार्ड को भी बढ़ाया जाता है। खैर, गिल्ड के हॉल में कनाडा उसका वेट कर रही थी, जो कि काफी एक्साइटेड होकर उसका टेस्ट के बारे में पूछती है। और अब रैन भी एडवेंचर बन गया है, ये जानकर उसे काफी खुशी होती है। तभी एक बदतमीज आदमी उन दोनों के बीच दखल देता है। उसने कनाडा को देखकर ही पहचान लिया था कि कनाडा एक रेयर स्पीसीज है, और जब उसे पता चलता है कि वो रैन के साथ है, वो उसको बच्चा बताते उसका मजाक उड़ाता है और कनाडा को उसके साथ बैठकर ड्रिंक पीने का ऑफर देता है। कनाडा गुस्से से फटने लगती है और वो बोलती है कि रैन उसका मास्टर है जिसने उसे टैम किया है। रैन भी उसे बताता है कि वो बीच टैमर है, जिसे सुनते वो ज्यादा हंसने लगता है। वो उनकी बातों से मजाक में ले रहा था, क्योंकि बच्चा जो मामूली सा बीच टैमर है उसका एक रेयर स्पीसीज के साथ टैम करना इम्पॉसिबल है। वो उनकी बातों को साबित करवाने के लिए टैम को ऑफिशियल रेसलिंग का चैलेंज देता है, जिसमें शर्त थी कि जो भी जीता कनाडा उसके साथ जाएगी। ऐसे चैलेंज को रैन कभी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ कनाडा के फ्यूचर के लिए, कि ये व्यक्ति कभी कनाडा को पीछे नहीं आएगा। रैन उस आदमी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन रैन ये खुद नहीं जानता था कि ये वो उस आदमी से जीत भी पाएगा या नहीं। जैसे उन दोनों के बीच में आर्म रेसलिंग शुरू होती है, अगले झटके में रैन उस आर्म रेसलिंग को मैच जीत जाता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उस आदमी का हाथ सूज गया था। रैन खुद अपनी पावर पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है और इस शोर सुनकर नैताली वहां पर आती है और उस आदमी को यहाँ पर देख वो रैन और कनाडा से माफी मांगती है, क्योंकि ये आदमी पहले भी गिल्ड में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था और नैताली को पहले ही इस आदमी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना चाहिए था। और एक कहकर वो उस आदमी को घसीटते हुए इस गिल्ड से बाहर कर देती है। लेकिन रैन को अब तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था कि अचानक वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। कनाडा सुनकर थोड़ा हैरान थी कि रैन इसके बारे में नहीं जानता था कि जब बीच टैमर एक अल्टीमेट स्पीड के साथ टेम करता है तो उसे बीच टैमर के अंदर भी उसकी पावर आ जाती है। रैन इसके बारे में सच में नहीं जानता था, क्योंकि जहाँ से वो आया है वहाँ किसी ने कभी अल्टीमेट स्पीड के साथ टेम नहीं किया। खैर, कनाडा काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने न्यू मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो देख काफी निराश हुई। ये उन्हें बब्स को इकट्ठा करने का मिशन मिला है। वो तो मोस्टर हंट का प्लान कर रही थी, क्योंकि रैन की ये रैंक F है, इसलिए उन्हें सबसे कम लेवल की जॉब दी गई है, जिनमें उन्हें पैसे भी कम दिए जाएंगे। खैर, रैबिट की मदद से रैन ने जल्दी अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। ये देख कनाडा परेशान होने लगती है कि उससे जाना तो रैबिट रैन के काम आ रहे हैं। इसके बाद जब वो वापस घर लौट रहे थे, तभी कनाडा को एक आवाज सुनाई देती है जिसे रैन नहीं सुन सकता था। कनाडा के पास सेंसिटिव ईयर होने की वजह से वो दूर की आवाज भी आराम से सुन सकती है। कनाडा उस आवाज का पीछा करती है। रैन और कनाडा देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी को एक गैंग परेशान कर रही है, जो अपने आप को इवन फ्लैंग का हिस्सा बताते हैं। इवन फ्लैंग उस बदनाम गैंग का ग्रुप है
जिनका हर घिनौने काम में नाम आता है, वो दोनों बिना वक्त गवाए उन लोगों की ओर भागते हैं और उन लोगों पर सरफराज अटैक करते हैं। रैन पहले से मार्शल आर्ट में अच्छा था और न्यू पावर मिलने की वजह से वो उन सभी गुंडों की वाट लगा देता है। इस बीच कनाडे उस आदमी की मदद कर रही थी। वैसे कनाडे को इस बात का डर था कि रैन उसकी पावर को संभाल भी पाएगा। उसे चिंता थी कि पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से रैन खुद को चोट ना पहुंचा ले, लेकिन अब रैन को यूं फाइट करता देख कनाडे को कुछ होने लगता है। रैन को निहारते वक्त उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। ये चीज रैन में नोटिस कर लेता है कि कनाडे का चेहरा टमाटर जैसा पूरा लाल हो गया है। वैसे रैन को ये बात काफी देर से सता रही थी कि ये बूढ़ा आदमी एक व्यापारी है, तो उसे इस जंगल में आने से पहले सुरक्षा का साथ लेकर आनी चाहिए थी। वो कहता है कि वो सुरक्षा साथ लेकर आया था, लेकिन वो गुंडों को देखकर भाग गए थे। पर वो बूढ़ा आदमी रैन और कनाडा के लिए चिंतित हो गया था, क्योंकि इवन फ्लैंग वो गैंग है जो उनका विरोध करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। तो रैन फैसला करता है कि उनके आने से पहले वही उनका शिकार करेगा। पर कनाडा इवन फ्लैंग को गैंगों से वाकिफ थी, उसे रैन की चिंता हो रही थी, लेकिन रैन उसे समझाता है कि उसके पास मस्त प्लान है। एक बार फिर एक ग्लेरी की वजह से रैन इवन फ्लैंग की सीक्रेट अड्डा का पता लगा लेता है और इस वजह से कनाडा पापा डिफेंस हो जाती है। रैन उसे समझाता है कि उसका होना ही उसके लिए खास बात है। खैर, इसके बाद रैन एक आर्मी बीस से टेम्पररी कॉन्टैक्ट बनाता है जो कि स्पेशल रैंक की मधुमक्खी थी, जिसका एक डंक किसी भी इंसान को 20 घंटे के लिए पैरालाइज कर सकता है। एक बार फिर रैन की काबिलियत देख कनाडे हैरान थी, क्योंकि इंसेक्ट के साथ सिर्फ इंसेक्ट ही टेम कर सकते हैं। पर रैन उसे बताता है कि इंसेक्ट बिच टेमर की तरह कुछ हद तक सेम है और उसने थोड़ी बहुत इंसेक्ट टेम भी सीखी है। पर कनाडो की नजरों में ये इम्पॉसिबल काम था। खैर, रैन मदद के लिए कनाडे को शेर के एडवेंचर नाइट को बुलाने के लिए भेजता है। जैसे ही कनाडे मदद के लिए शेर जाती है, तभी मधुमक्खी का झुंड वहां आ जाता है। रैन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उस व्यापारी ने जिन लोगों को हायर किया था वो असल में हीरोज की पार्टी थी। वो अपनी हार का इल्जाम अपने न्यू टेमर पर लगा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ एक स्क्रू के साथ ही कॉन्टैक्ट बना पाया था, जबकि उसे वहां पर 20 से ज्यादा स्क्रू को बुलाना चाहिए था। उनके बीच टेमर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बीच टेमर एक वक्त में सिर्फ एक ही साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर वो एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट बनाएगा तो वो उसकी मौत भी हो सकती है। और अगर ये सच है तो हीरोज को समझ में नहीं आ रहा था कि रैन ये सब कैसे कर लेता था। खैर, जो भी हो, हीरोज की रेपुटेशन कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो अपने बीच टेमर से बोलती है कि हार का इल्जाम वो सारा अपने ऊपर ले ले, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मीना उसके ऊपर 1000 से भी ज्यादा मैजिक का यूज करेगी। उनकी ऐसी डरावनी बातें सुनकर वो वहां से भाग जाता है। एक तरफ उनको ये डर था कि वो सबको सच न बता दे, तो एक तरफ वो ये सोच रहे थे कि रैन सच में ताकतवर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैन ने मधुमक्खियों की मदद से सभी को पैरालाइज कर दिया है और वहीं कनाडे भी मदद लेकर आ चुकी है। पर रैन देखता है कि कनाडे के साथ सिर्फ एडवेंचर आए हैं। हमें पता चलता है कि नाइट उन्हें इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता। तभी अचानक से पूरी गुफा हिलने लगती है और वहां घुर्राने की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। पीछे से 3 सी रैंक मोस्टर, जिन्होंने लीड रिजार्ड कहा जाता है, चैन से बाहर निकल आते हैं। इन्हें इवोन्स ग्रुप ने पकड़ा था ताकि वो लोग मुसीबत में इनका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अभी उल्टा उन्हीं पर हमला करने लगते हैं। गुस्से से ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, पर रैन सभी को बाहर निकल जाने को कहता है और इन लिजार्ड को रैन और कनाडा संभाल लेंगे, जिसके बाद सभी वहां से बाहर चले जाते हैं। रैन सोच रहा था कि अगर आज भी वो अपनी पुरानी टीम के साथ होता, यकीन इस वक्त वो लड़ने से मना कर देता, लेकिन आज उसके साथ कनाडे है और वो कनाडे के साथ मिलकर लिजार्ड किंग को हरा देते हैं। और जब वो लोग गुफा से बाहर निकलते हैं तब सभी एडवेंचर उन लोगों की तारीफ करते हैं। उन्होंने कनाडा और रैन को चारों ओर से घेर लिया था। ये पहली बार था जब रैन के काम को अप्रिशिएट किया जा रहा था और इस वजह से रैन बहुत खुश होता है। इवन फ्लैंग गैंग को हराने वाली बात सुनकर गिल्ड भी रैन के टैलेंट को अप्रिशिएट करती है और उसकी ई रैंक को प्रमोट करके उसे एफ रैंक का एडवेंचर बना दिया जाता है। साथ ही इस बार रिवार्ड में उसको सिल्वर कॉइन मिलते हैं, जिनसे वो नए इक्विपमेंट खरीदते हैं और टेस्टी खाना खाते हैं। और रात होने पर रैन एक रूम रेंट पे लेता है, पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बस एक ही रूम खाली है। रैन ने दूसरे होटल जाकर ट्राई करने का सोच लिया था, मगर वहाँ की मालकिन मनमानी करती है और उन दोनों को एक ही रूम देती है। रैन हेजिटेट हो जाता है कि वो एक लड़की के साथ एक ही रूम में नहीं सो पाएगा, पर कनाडे कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जानती है कि रैन बाकी के लोग की तरह नहीं है। अब उसके इतने कहने पर रैन उसकी बात मान ही लेता है। फिर वो लोग कैंपिंग से एक अच्छा ब्रेक लेते हैं, लेकिन कनाडे, जो कि रैन को निहार रही थी, वो सोच रही थी कि उसकी अल्टीमेट स्पीस होने की वजह से हर कोई अपने फायदे के लिए उसको बेचकर पैसे कमाने के लिए उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन जब उसने रैन को देखा, उसे देखकर एक बार हैरान तो हो गया था,
लेकिन ना कोई इच्छा और ना कोई लालच। रेन ने सिर्फ उसे बचाने की कोशिश की और उसकी इसी अदा पे तो वो फिदा है। कनाडे को रेन काफी अच्छा और काइंड पर्सन लगता है। इसके बाद कहानी एक हफ्ते आगे जाती है और इन एक हफ्तों में उन्होंने अपने क्विस्ट को इजीली कंप्लीट कर लिया था। लेकिन एक दिन नेताली उन्हें एक क्विस्ट देती है। उन्हें एक ट्रबल मेकर गार्ड डॉग को सामना करना था जो लोग एक स्टेट ब्रिज पार करने में रोक रहा था। स्टेट ब्रिज वो रास्ता है जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रेड करने का इकलौता रास्ता है। वैसे उसने किसी की जान तो नहीं ली, बट अब वो सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसके बदले नेताली उसे 5 गोल्ड कॉइन दे रही थी और 5 गोल्ड कॉइन का ये बड़ा इनाम रेन भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस क्विस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वहां जाने से पहले रेन गार्ड डॉग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। लेकिन जिन लोगों ने पहले गार्ड डॉग से फाइट की थी वो उसके बारे में कोई बात नहीं बताना चाहते थे। उनके मुंह पर एक अलग ही चुप्पी थी, जैसे उन्हें कुछ न बताने के लिए डराया गया हो। खैर वो लोग ब्रिज पर जाते हैं। कनाडा इतने बड़े ब्रिज को देखकर एक्साइटेड हो गई थी। तभी उन्हें वहां पर एक उड़ता हुआ ड्रैगन दिखाई देता है जो कि अपने आप को एक लड़की में बदल सकता था। मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत बला ये भी एक अल्टीमेट स्पीसीज है जिसका नाम तान्या है और ये वही गार्ड डॉग है जिसकी तलाश में रेन और कनाडा यहाँ पर आए हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पर तान्या अपनी ट्रेनिंग के लिए आई है। असल में ड्रैगन एक रूल है, जब उनके बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तब सभी लोग इस जर्नी पर निकलते हैं जहाँ से उन्हें ताकतवर होकर लौटना होगा। और अभी तान्या कनाडे और रेन के साथ 1-2 बैटल करना चाहती है। एक अल्टीमेट स्पेस का सामना करना रेन के लिए भी चुनौती भरा था, पर उसके साथ कनाडे थी जो कि खुद भी एक अल्टीमेट स्पेस थी। तान्या रेन पर हमला करती है। रेन ने भी उसके हमले को ब्लॉक कर दिया था। ये देख तान्या उससे इम्प्रेस होती है कि उसने एक अल्टीमेट स्पेस का हमला रोका है, पर रेन के लिए आसान नहीं था। इसके बाद तान्या फायर ब्लास्ट से हमला करती है जिसने कनाडा की पूंछ जला दी थी और रेन जल्दी से उसकी पूंछ में लगी आग को बुझाता है। कनाडे को तान्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद कनाडे तान्या पर टूट पड़ती है। क्योंकि दोनों की पावर लेवल बराबर थी इसलिए उन दोनों में कड़ाके की टक्कर चल रही थी। रेन चाहता तो नहीं था, लेकिन वो मौके का फायदा उठाते हुए वो तान्या के ऊपर पीछे से हमला करता है। लेकिन तान्या उन दोनों को पकड़कर हवा में उछाल देती है, जिसके बाद वो आकाश में फायर स्टॉर्म का यूज करती है। लेकिन तान्या देख इम्प्रेस हुई थी कि ये दोनों इस हमले से भी बच गए। असल में इन दोनों ने एक दूसरे के पैरों का यूज किया था आसमान में पुश करने के लिए। तान्या बोलती है कि ये पहली बार था जब कोई उसके सामने इतनी देर तक टिक पा रहा है। इस वक्त रेन ने भी एक प्लान बना लिया था जो कनाडे से उसके लिए थोड़ा टाइम निकालने को कहता है, जिसके बाद रेन वहां से कहीं और चला जाता है। और अब कनाडे भी और भी सीरियस हो गई थी। कनाडे ने अपनी अटैक करने की स्पीड को भी बढ़ा दिया था, लेकिन कैट स्पीड अपने स्टेमिना को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाती, जिसका मजाक तान्या भी उड़ाती है। तो तान्या बोलती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेन अपने प्लान पे काम कर रहा है। और उसकी ये बेवकूफी हरकत रेन टावर के ऊपर चढ़कर सुन रहा था। खैर जब तान्या ने उन दोनों को हवा में उछाला था तब रेन ने वहां एक वर्ड को नोटिस किया था जिसकी लोकेशन का पता लगा के रेन उसके साथ कांटेक्ट बना लेता है और उसे अपने सभी साथियों को यहाँ लाने को बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तान्या और कनाडे अचानक रुक गए हैं। उसी वक्त रेन भी वहां पर आ जाता है और रेन के कहने पर कई सारे पक्षी तान्या की पूरी बॉडी को चोंच मारने लगते हैं। तान्या बोलती है कि ये बच्चों वाली हरकत करना बंद करो, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये मामूली वर्ड नहीं थे, इनकी चोंच में जहर था। वो किसी को भी पैरालाइज कर सकते हैं और थोड़ा बहुत असर तो उसका ड्रैगन के ऊपर भी होना चाहिए। और इसी वजह से तान्या जमीन पर गिर जाती है और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है। रेन हैरान था कि तान्या इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है, लेकिन अब वो सच में अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। और रेन उसे प्रॉमिस लेता है कि अब वो दोबारा ब्रिज के ऊपर कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी और वो उसके साथ चलने को कहती है। तान्या उसे पूछती है कि क्या वो दूसरे ह्यूमन की तरह उसे बेच देगा, लेकिन रेन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले वो गिल्ड में इन्फॉर्म करता है कि गार्ड डॉग की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। उसने गार्ड डॉग को हरा कर ब्रिज सबके लिए सेव कर लिया है। नेताल उसकी बात सुनकर हैरान थी, लेकिन उसको रेन पे पूरा भरोसा भी था और वो उसकी तारीफ करती है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो रेन को 5 गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी देर से नेताली के मन में इस सवाल आ रहा था कि आखिर रेन के साथ दूसरी लड़की कौन है। तान्या वहां सबको अपना इंट्रोडक्शन देने वाली थी, लेकिन रेन उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता था कि सबको ये पता चले कि तान्या एक अल्टीमेट स्पीसीज है और यही वो गार्ड डॉग है। अगर सबको ये पता चल गया कि तान्या वही डॉग है तो ये तान्या के साथ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सभी लोग तान्या को मारने की कोशिश करेंगे। किसी तरह रेन उसे बाहर ले जाता है।
वहाँ भी वो अपने गुनगान गाने लगती है और जिस वजह से रैन उसे एक सुनसान जगह लेकर आना पड़ता है। खैर रैन तान्या से कहता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जा सकती है और वैसे भी गॉड डॉग की तरह ये बात लोगों के बीच में इतनी फैली नहीं है, तो अगर तान्या कोई बदमाशी ना करे तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तान्या यहाँ से नहीं जाने वाली थी। वो चाहती थी कि रैन कनाडा की तरह उसे भी टेम कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनके साथ रहकर ताकतवर बन सकती है। यह सब कहते हुए तान्या रैन से चिपकने लगती है, जो देख कनाडे को जलन हो रही थी, तो तान्या उसे रैन से दूर होने को कहती है। वैसे रैन तान्या को टीम करने से पहले इससे कनाडे पे बचा लेना चाहता था। कनाडे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद रैन पहले की तरह तान्या को भी टेम कर लेता है और अब तान्या के हाथों में भी वो कनाडे जैसा साइन बन गया था, यानी कि अब वो भी रैन से बॉन्ड हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एडवेंचर गार्ड डॉग के बारे में रैन को बता नहीं रहे थे, उन्हें तान्या के द्वारा धमकाया नहीं गया था। असल में वो शायद शर्म से नहीं बता रहे थे कि वो एक लड़की से पिटकर आए हैं। दूसरी तरफ हम हीरो पार्टी को देखते हैं, जिनका हाल पजामा हो गया रैन के बिना, क्योंकि एक हफ्ते से ये लोग जंगल में भटक रहे थे और रैन ही था जो जानवरों की मदद से सही रास्ता ढूंढ लेता था, और अब वो नहीं है तो इनके बीच में लड़ाई होने लगी है। तभी उनका लीडर बोलता है कि चलो रैन को वापस ले आते हैं, वो तो है ही नादान मासूम दिल का, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से वो वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद वो रैन को वापस निकाल देंगे। और यहाँ पर आते ही तान्या और कनाडे लड़ाई होने लगी है। इसके ऊपर रैन के चेहरे की ओर कौन सोएगा। वैसे अब तान्या के आने के बाद अब रैन की पार्टी में 3 लोग हो चुके हैं और तान्या इतनी पावरफुल है कि जब उन्हें स्लाइम मारने का नया मिशन मिला था तब तान्या ने अपनी 5 ब्लास्ट से सर्विस लाइन को ही जला दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्लाइम बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर होते हैं, जिनको एफ रैंक के एडवेंचर भी काफी आराम से हरा सकते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि इनके इतने कमजोर होने की वजह से ज्यादातर एडवेंचर इन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण इनकी तादाद बढ़ने लगती है, जो कि फिर उपजाऊ जमीन और खेतों को खराब करने लगती हैं। तान्या गौर करती है कि कनाडे काफी डरी हुई लग रही है। असल में कनाडे को स्लाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि स्लाइम को मारने के बाद वो शरीर को चिपचिपा कर देते हैं। ये सुनकर तान्या कहती है कि अगर तुम उन पर फिजिकली अटैक करोगे तो ऐसा ही होगा। वो बोलती है कि वो कनाडे के लिए अपने 5 ब्लास्ट से सभी स्लाइम को जला देगी, जो सुनकर कनाडे काफी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि वो तान्या का निर्भर हो सकती है, जो सुनकर तान्या कहती है कि मेरी तारीफ करते रहो। उनको ऐसा देख रैन को भी काफी खुशी होती है। उसने सोचा नहीं था कि इन दोनों की कभी बन भी पाएगी। खैर इसके बाद ये लोग जंगल में स्लाइम ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे जंगल छान लिया था पर स्लाइम उन्हें कहीं नहीं मिलते। तो रैन बोलता है कि अब स्लाइम को ऊपर से ढूंढना होगा। जिसके बाद रैन वहाँ एक चिड़िया को ले आता है। कनाडे और तान्या को लगा था कि ये बर्ड उनके लिए स्लाइम ढूंढेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। रैन यहाँ एसिमुलेट का यूज करने वाला था। रैन अपनी एसिमुलेट टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद रैन अचानक बेहोश हो जाता है। अचानक ये देख कनाडे काफी डर गई थी। उसे डर था कि रैन को कहीं कुछ हो ना गया हो। तभी वो देखती है कि चिड़िया के अंदर से रैन की आवाज आ रही है। कनाडे देख हैरान थी कि रैन ने अपने आप को चिड़िया में बदल लिया है। तो रैन उसे समझाता है कि वो चिड़िया में नहीं बदला, बल्कि उसने अपनी सोल थोड़ी देर के लिए वो चिड़िया के अंदर ट्रांसफर कर दी है, और इसी टेक्निक को एसिमुलेट कहा जाता है। कनाडे देख वापस से हैरान हो गई थी कि रैन ये भी कर सकता है। तो रैन बोलता है कि ये तो बीच टैमर के लिए काफी आम बात है, जिस पर वो दोनों एक साथ चिल्लाकर बोलती हैं कि ये कोई आम बात नहीं है। खैर इसके बाद रैन आसमानी की ऊंचाइयों को छूकर पूरे जंगल में स्लाइम ढूंढने लगता है। वैसे इस सिमिलर टेक्निक के बाद यूजर की बॉडी का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि इस वक्त बॉडी लाइफलेस स्टेट में होती है और कोई भी यूजर के शरीर को आसानी से खत्म कर सकता है। खैर रैन ने काफी बड़ी स्लाइम की झुंड को ढूंढ लिया था। कनाडे ने उत्तर से कुचलने वाली थी, लेकिन तभी तान्या उसे रोक लेती है और वो रैन से पूछती है कि क्या वो मैजिक का यूज करना जानता है। रैन बोलता है कि वो हल्का फुल्का मैजिक का यूज कर लेता है। जब छोटा था तब उसने मैजिक सीखा था, लेकिन वो बस फायर मैजिक और हीलिंग मैजिक सीख पाया। उसकी बात सुनकर तान्या रैन को अपने मैजिक का यूज करने को कहती है, पर रैन बोलता है कि उसके पास इतना मैजिक नहीं है कि वो अपने एक फायर बॉल से सभी स्लाइम को खत्म कर सके। फिर भी तान्या उसे एक बार अपने मैजिक का यूज करने को कहती है, तो रैन सामने आकर अपने फायर मैजिक का यूज करता है, लेकिन इस बार रैन का मैजिक कई गुना ज्यादा ताकतवर था। रैन के फायर मैजिक की वजह से सारे स्लाइम एक बार में ही खत्म हो जाते हैं।
यहाँ तक कि जंगल में भी आग लग चुकी थी। एक तरफ रैन को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये मैजिक उसने यूज किया है, तो एक तरफ जैसे तान्या ने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। जैसे रैन ने कनाडे के साथ बाउंड कंप्लीट हो जाने के बाद उसे कनाडे की फिजिकल पावर मिल चुकी थी, वैसे ही अब रैन तान्या की मैजिक को भी यूज कर सकता है। लेकिन जैसे ताकत के साथ आती है जिम्मेदारियां, उसी तरह तान्या के मैजिक को कंट्रोल करना आसान बात नहीं है। इसलिए रैन चाहता है कि तान्या उसे सिखाए, पर तान्या ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक अच्छी टीचर नहीं है। लेकिन रैन उसे रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद तान्या मान जाती है और उसके बाद रैन बेचारा पछताता है क्योंकि तान्या के सिखाने का तरीका काफी अग्रेसिव था। लेकिन कई बार गलती करने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता है और एक मूवमेंट ऐसा आ गया था कि अब वो रैन तान्या के मैजिक को भी अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया था। इसके बाद ये लोग आज की रिपोर्ट देने गिल्ड वापस जाते हैं। वैसे हम देखते हैं कि तान्या इंसानों के बीच घुलना सीख गई है और लोग भी उसको पसंद करने लगे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रैन ने इन सबको बताया है कि तान्या की ये सींग और पूंछ उसके कॉस्ट्यूम है। इसके बाद ये लोग बुफे में खाना खाने जाते हैं और इतना खाना खाते हैं कि रैन भी हैरान हो गया था। अब खाना खाते दौरान तान्या रैन से पूछती है कि आखिर तुमने टेमिंग सीखी कहाँ से थी। ये जानने के लिए तो कनाडे भी क्यूरियस हो रही थी। अब उनके जाना जिद करने के बाद रैन ने बताता है कि उसने टेमिंग अपने गांव से सीखी थी। रैन ने गांव के सभी लोग बीच टेमर थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी एक बीच टेमर थे, और जो उसने इंसेक्ट टेमिंग सीखी वो भी उसने अपने गांव में सीखी। रैन बताता है कि उसका गांव बहुत ही छोटा और बाहरी लोगों से इतना छुपा हुआ था कि उसका गांव का कोई नाम भी नहीं था। लेकिन अब रैन का गांव एग्जिस्ट भी नहीं करता। जब रैन 12 साल का था, उसके माता पिता काम में बिजी होने की वजह से उस दिन रैन को अकेले जंगल में ट्रेनिंग करना जाना पड़ता है। लेकिन जब वो वापस लौटा, उसके गांव में आग लग चुकी थी। रैन को लगता है कि वो मॉन्स्टर का हमला था, जिनके आतंक के आगे कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। ये बात सुनकर तान्या और कनाडे को बुरा लगता है। वो बोलती हैं कि वो तो बस रैन के बारे में जानना चाहती थी। रैन बताता है कि एक एडवेंचर ने उसे बचाया था। इसके बाद रैन उस एडवेंचर के लिए सारे काम करने लगा। वो हर एक काम करता जिससे वो अपने आप को जिंदा रख सके। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात हीरो पार्टीज के मेंबर से हुई। सहयोग से वो लोग पार्टी के लिए नया मेंबर ढूंढ रहे थे। रैन को देख के वो रैन को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, जिसको रैन अपनी बदलती किस्मत का इशारा समझकर उनके ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। पर जल्दी उसे भी समझ आने लगता है कि उसका यहाँ सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब उन्हें लगा कि अब वो उनके किसी काम का नहीं है, उन्होंने रैन को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब कनाडे को भी समझ आने लगा था क्यों रैन सभी को बचाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता जैसे उसके कमजोर होने की वजह से उसे ठुकरा दिया गया, ऐसे ही किसी और को भी ये दर्द न सहना पड़े। खैर, इसके बाद इन सभी को गोब्लिन मारने के मिशन पर भेजा जाता है। तान्या इस मिशन के लिए काफी ओवर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि गोब्लिन काफी कमजोर क्रिएचर होते हैं और तान्या की ताकत के सामने उन्हें मारना उसके लिए बेहद आसान था। तो रैन तान्या को सतर्क करते हुए बोलता है कि गोब्लिन कमजोर होने के साथ साथ चालाक भी होते हैं। लेकिन तान्या उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और कई गोब्लिन को मारने के बाद वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि एक गोब्लिन जमीन पर पड़ा हुआ है और वो उसे भी मारने जा रही थी, लेकिन वो गोब्लिन उसका पैर पकड़ लेता है और तान्या डर गई थी और उस गोब्लिन को जला देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर गोब्लिन तान्या को मारने जा रहा था, पर रैन उसे बचा लेता है। लेकिन वो खुद घायल हो चुका था। तान्या अपने किक से उस गोब्लिन को दूर फेंक देती है। रैन अपने चोट को ठीक तो कर लिया था, लेकिन तान्या अब इन सब का जिम्मा अपने ऊपर लेने लगती है कि सारी उसकी गलती की वजह से हुआ। वैसे उनका मिशन कंप्लीट हो चुका था, इसलिए अभी लोग रिपोर्ट देने वापस गिल जाते हैं। लेकिन जब रैन गिल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि तान्या तो यहाँ पर है ही नहीं। कनाडे बताती है कि तान्या कुछ देर अकेला रहना चाहती है। हम देखते हैं कि तान्या एक पुल पर उदास चेहरा लेकर अपने ख्यालों में खोई हुई है। तभी तान्या की एक नई दोस्त वहां पर आती है जो उससे पूछती है कि आज उसने किस मॉन्स्टर को मारा। तान्या कुछ नहीं बोल रही थी। उसे लगता है कि तान्या को चोट लगी है। वो बोलती है कि उसकी मॉम कहती है कि हमें अपनी परेशानियों के बारे में बताना चाहिए, वरना हमारे अपनों को चिंता होने लगती है। अब उसके जाने के बाद तान्या को भी रियलाइज होता है कि उसकी ऐसे चले जाने पर उसने सभी को चिंता में डाल दिया होगा और यही सब सोचकर वो रैन का सामना भी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी रैन खुद वहां उसे ढूंढते हुए आ जाता है। उसे तान्या की चिंता हो रही थी। तान्या हैरान थी कि आज की गलती के बावजूद रैन उस पर गुस्सा नहीं है, बल्कि वो तो उसकी चिंता कर रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि आज भी होटल के ओनर ने रैन को सिर्फ एक ही कमरा दिया है और कहती है कि
मचा देना। रेन जमीन पर सो गया था, लेकिन तान्या को नींद नहीं आ रही थी। तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो रेन से अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रही है। उसे अपने सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था। शायद वो रेन से प्यार कर बैठी है, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रही थी। खैर, वो रेन को कंबल उड़ाकर खुद भी सो जाती है। इसके बाद वो लोग सुबह सुबह रेन को लेकर शहर जा रहे थे, रेन के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए, क्योंकि रेन का शरीर अल्टीमेट स्पीड की तरह ताकतवर नहीं है। लेकिन तभी अचानक रेन के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने उसकी पुरानी टीम खड़ी थी। रेन उन्हें अनदेखा कर कर वहां से जा रहा था, लेकिन हीरो पार्टी का बॉस अरियोन्स उसे रोकता है और रेन की इनडायरेक्टली बेइज्जती करते हुए बोलता है कि वो कमजोर था, इसलिए उन्हें उसे निकालना पड़ा था। उनकी बातें सुन के कनाडे और तान्या ने उन्हें पहचान लिया था कि ये वही है, रेन की पुरानी टीम, जिन्होंने उनके अच्छी रेन को निकाल दिया था। अरियोन्स भी अपने घमंड में अपनी तारीफ करने ही वाला था, लेकिन वो गौर करता है कि उसके सामने दो अल्टीमेट स्पीस खड़ी हैं। जब कनाडे उन्हें बताती है कि वो रेन के साथी हैं, अरियोन्स ये बात पची नहीं पा रही थी, और खोपड़ा तो उनका तब खराब होता है जब उन्हें पता चलता है कि रेन उनका मास्टर है। और रेन सीधे मुद्दे की बात करता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। असल में अरियोन्स को रेन से काम करवाना है। वो चाहता है कि रेन अपने जानवरों का इस्तेमाल करके उनके लिए लॉस्ट वुड जंगल को पार करने का रास्ता ढूंढे। लास्ट वुड वो जंगल है जो अपने शेप को बदलता रहता है, जैसे कि भूल भुलैया, जिसको हर कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन रेन ने एक बार हीरो पार्टी के लिए वो जंगल पार करवाया था। रेन का दिमाग खराब होने लगता है, आखिर कोई उसकी मदद क्यों करेगा जिसने उन्हें पहले निकाल दिया था। अरियंस बोलता है कि ये तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए, जो तुम हीरोज के काम आ पा रहे हो। उसकी टीम में रेन की बेइज्जती करने लगती है। वैसे तो ये किसी काम का नहीं, लेकिन हम इसे हीरोज के काम आने का मौका दे रहे हैं, और ना ही तो इसके लिए कितनी सम्मान की बात है। लेकिन रेन उनके ऑफर को मना करके वहां से जाने लगता है। तो हीरो पार्टी की पृष्ठ मीना रेन को रोकते हुए बोलती है कि ये काम करना रेन के लिए जरूरी है, क्योंकि लास्ट वो जंगल की गहराइयों में एक जादुई कवच है जो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बेहद जरूरी है। और अगर रेन उनकी मदद नहीं करेगा तो डीमन लॉर्ड पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, उसके मॉन्स्टर शहर भर में फैल जाएंगे। हीरोज होने के नाते वो तो उनका सामना कर लेंगे, लेकिन जो उनका शिकार बनेगा वो है आम इंसान, और इन सब का जिम्मेदार रेन होगा। रेन भी ये नहीं चाहता कि जैसे उसके गांव तबाह हो गया था ऐसे किसी और के साथ भी हो, इसलिए वो उनके चक्कर में उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। आर्यंस गुस्से में बोलता है, ये तुम पहले भी कर सकते थे, और वो रेन को उसके साथ चलने को कहता है। लेकिन तान्या और कनाडे से पहले कुछ चाहते थे कि पहले उन्हें रेन से माफी मांगनी होगी। आर्यंस बोलता है ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन तान्या चाहती थी कि वो अपना सिर झुका के घुटनों के ऊपर रेन से माफी मांगे। तान्या को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो एक सांस में सबको जला सकती है। वो बस शांत है तो बस रेन की वजह से। अब आर्यंस को भी गुस्सा आने लगता है कि वो एक हीरो होकर एक टैलेंटलेस बंदे से माफी कैसे मांग सकता है, और वो रेन का कॉलर पकड़कर बोलता है कि अपने पालतू को हद में रखो। रेन को भी गुस्सा आ गया था। आर्यंस बोलता है कि वैसे देखा जाए तो जानवर होने के बाद भी दोनों कंचा माल हैं। तान्या और कनाडे की इंसल्ट सुन रेन को काफी गुस्सा आ जाता है। रियूज के मुंह पे जोरदार मुक्का मारता है। वो कनाडे और तान्या रेन के सबसे अच्छी दोस्त हैं, वो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा, भले उसके सामने हीरो क्यों ना खड़े हों। अब बातचीत नहीं, सिर्फ युद्ध होगा। कनाडे का मुकाबला टकले के साथ था, तो वहीं तान्या रियूज को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसके हिस्सों में दो चुन्नी मुन्नी आती हैं। वहीं जब टकला रेन की इंसल्ट करता है तो कनाडे को गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से उसके ऊपर हमला कर देती है। टकले को उम्मीद नहीं थी कि कनाडे इतनी ताकतवर होगी। कनाडे उसकी इंसल्ट करते हुए बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था हीरो पार्टी इतनी कमजोर होती है। ये सुन वो गुस्सा होकर अपना स्पेशल अटैक कनाडे के ऊपर करता है, जिसको रोकने में कनाडे को जरा से भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसे समझ आ गया था कि उसे पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तो कनाडे ही बोलती है कि ठीक है, मैं अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल तो कर ही सकती हूँ। टकले की फट जाती है। ये सुनकर कनाडे ने अब तक अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल किया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रेन जैसी यूजलेस पर्सन के साथ स्पीड क्या कर रही है। कनाडे उसका जवाब देते हुए बोलती है कि रेन सबसे ताकतवर है, और एक जोरदार लात उसके मारती है, जिससे बेचारा बेहोश हो गया था। कनाडे डर गई थी कि वो मर ना गया, नहीं तो रेन उस पर गुस्सा करेगा। इधर तान्या की बात सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ गया था। वो दोनों एक साथ तान्या पर हमला करते हैं, पर इस हमले को रोकना उसके लिए चुटकी बजाने जितना आसान था, जिस पर उनका मजाक भी उड़ाती है। इस बार वो दोनों अपने अटैक को मिलाकर तान्या पर हमला करते हैं, लेकिन तान्या के सामने ये सब बेकार था, क्योंकि उनका हमला तान्या को टच भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए आखिर में वो दोनों थक जाती हैं। पर उन्होंने रेन की इंसल्ट की थी। तान्या उन्हें ऐसे जाने नहीं देना वाली थी। तान्या सबसे ताकतवर हमला एपिक मैजिक का यूज करने वाली थी, जो पूरी आसमान को लाल कर देता है। कई सारे पोर्टल वहां खुलने लगते हैं, जिसके अंदर ज्वालामुखी जैसे गर्म पत्थर थे।
ये देख बच्चियां काफी डर जाती हैं। तभी तान्या बोलती है, जस्ट चिल गाइस, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन रेन से बोलता है कि मैं तुम्हें कमजोर बीच टेमर समझकर तुम पर दया दिखा रहा था, पर तुमने मुझे मारकर हद पार कर दी। मेरे जैसे हीरो का सामना करना हमेशा तुम्हें पछतावा रहेगा। वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही रहा था, तभी रेन उसे ऊपर एक घूंसा मारता है, जिसे बचकर अर्जुन बोलता है, पागल मैं बात कर रहा था। लेकिन रेन यह बात करने के मूड में नहीं था, तो अब अर्जुन भी अपनी तलवार निकालकर अपना असली रंग दिखाने लगता है। अर्जुन के हमले काफी तेज थे, रेन को उनसे बचने में परेशानी हो रही थी, और क्योंकि अर्जुन चूसर वन हीरो है इसलिए वो बहुत ताकतवर भी था। लेकिन रेन को उतना डर नहीं लग रहा था जितना उसे तान्या के साथ लड़ने में लग रहा था। इसके बाद रेन अर्जुन का हाथ पकड़ने उसके पेट में जोरदार घूंसा मारता है, और वो अपने अगले पंच में एक चट्टान को ही तोड़ देता है। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था आखिर बीच टेमर के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। रेन बताता है कि ये वही बीस्टेमर की पावर है जिनको उन्होंने ठुकरा दिया था। उसे कनाडा की फिजिकल स्ट्रेंथ और तान्या का मैजिक मिल गया है, और यहाँ तक कि रेन अरियंस के हर हमले के बारे में अच्छे से जानता है। लेकिन अरियंस हार नहीं मानता, और वो रेन के ऊपर अटैक यूज करता है जिसको सिर्फ चूजन वन हीरो यूज कर सकते हैं। रेन का फायर अटैक और अरियंस का लाइटनिंग अटैक एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद आर्यंस के पास एडवांटेज था, वो रेन के ऊपर एडवांस मैजिक यूज करता है। लेकिन अचानक से अरियंस की उस बॉडी पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि रेन ने अरियंस के हमले से बचते वक्त एक इंसेक्ट को टैम कर लिया था जिसके डंक किसी भी शरीर को पैरालाइज कर सकते हैं। और रेन गुस्से का चेहरा देख अरियंस की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रेन को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन रेन इतने गुस्से में था कि वो जोरदार उस पर पंच मारता है, पर उस पंच के टच होने से पहले रेन बेहोश हो जाता है। अब इतनी बुरी हार के बाद उन लोगों को रेन से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन उनकी सॉरी बोलने का तरीका अभी भी तान्या को पसंद नहीं आ रहा था। तान्या गुस्से से देखकर वो लोग ढंग से माफी मांगते हैं, और रेन भी उन लोगों को माफ कर देता है। खैर, जैसे वो लोग चाहते थे उन्होंने माफी मांग ली थी, तो अरियंस उन्हें असल परेशानी यानी उस शील्ड के बारे में बताता है जो लॉस्ट वुड फॉरेस्ट के घने जंगलों के बीच में कहीं है, और अगर किसी तरह कोई उसके पास भी पहुंच जाए तो उस शील्ड को पाने से पहले उसे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा जो शील्ड की रक्षा कर रहे हैं। अरियंस रेन को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ मेरे लिए वो शील्ड लेके आओ, और तान्या और कनाडा भड़क जाती हैं। तभी रेन उनके सिर पर हाथ रख उन्हें शांत होने को बोलता है। रेन के सिर्फ सहलाने की वजह से वो दोनों शर्माने लगे थे। इसके बाद वो लोग लॉस्ट वुड फॉरेस्ट जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। दोपहर के वक्त भी वो जंगल काफी अजीब और अंधेरे से घिरा हुआ था। तान्या तो पूरे जंगल को जलाने की सोच रही थी, जो सुन रेन भड़क जाता है। वैसे अरियंस ने उन्हें शील्ड तक पहुंचने का मैप भी दिया है, पर वो इतना कुछ खास काम का नहीं था, क्योंकि जंगल अपनी शेप बार बार बदल रहा था, और साथ ही यहाँ के पेड़ काफी तेजी से बढ़ रहे थे। तान्या तो ये काम करना ही नहीं चाहती थी। वो तो रेन के लिए डीमन लॉर्ड को अकेली मार सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेन को पसंद करने लगी है, और वो इस बात शर्माते हुए बोल रही थी। कनाडी भी नहीं चाहती थी कि रेन इतना बड़ा खतरा उठाए। जो सुन रेन उनके सिर को फिर से सहलाता है। इस बार वो लोग पूछ ही लेते हैं कि रेन उनके सिर को सहला क्यों रहा है। रेन उसे माफी मांगते हुए बोलता है कि वो खुश था कि तान्या और कनाडी उसके लिए अरियन से लड़ रही थी। वो दोनों बोलती हैं कि उन्हें इसका बुरा नहीं लगा था। खैर, अरियंस का दिया मैप उनके कोई काम का नहीं था, इसलिए रेन वापस अपने असेंबली टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद वो अपनी सोल को उस चिड़िया में डालकर ऊंचाइयों से उस छुपे रास्ते को ढूंढने की कोशिश करता है। रेन के आखिरकार रास्ता ढूंढ लिया था, जिसके बाद वो रेन के दिखाए रास्ते पर जाते तो हैं, लेकिन घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने निशान लगाया था। ऐसा नहीं था कि रेन ने रास्ता गलत चुना था, अकेले उनका रास्ता गलत हो सकता था, पर यही रास्ता रेन को बाकी सब चिड़ियों ने बताया था। तान्या को भी लगता है कि गड़बड़ जंगल के अंदर ही है। वो अपनी मैजिक मटेरियल सर्च का इस्तेमाल करती है। तान्या को एक ट्री के बारे में पता चलता है जो इल्यूजन मैजिक रिलीज कर रहा था। इसी वजह से ये लोग इस बार जंगल में बार बार भटक रहे हैं, और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस पेड़ को उखाड़ दिया जाए। तान्या कनाडे को इस पेड़ को तोड़ने को बोलती है, पर रेन ये नहीं चाहता था कि पेड़ को उखाड़ा जाए। इसके अलावा भी तान्या के पास एक तरीका और है, लेकिन उसमें बहुत समय लग सकता है, जो कि कनाडी भी रेन को इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। इसलिए कनाडी अपनी ताकत से उस पेड़ को उखाड़ने जा रही थी, लेकिन तभी उस पेड़ से आवाज आती है कि यहाँ से वापस लौट जाओ। अचानक वो पेड़ तेजी से चमकने लगता है, उसके अंदर से एक अल्टीमेट स्पेस फेयरी बाहर निकलती है।
फेरी मैजिकल स्पीसीज है जिनका मैजिक ग्रेनोइड और यानी तानिया की स्पीसीज से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन पिछले 200 सालों से फेरीज कभी इंसानों के सामने नहीं आई, क्योंकि इंसानों ने लकड़ियों के लिए उनके होम टाउन को तबाह करना शुरू कर दिया था। इसके ऊपर इंसानों और फेरीज में युद्ध भी चला था। आखिर में फेरीज सभी इंसानों से दूर हिंडरलैंड चली गईं, जिसके बाद इनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। रैन उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेरी उन पे हमला करना तैयार थी, जिसके डर के मारे वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। वैसे फेरिस कभी इंसानों के सामने नहीं आते, लेकिन क्योंकि वो लोग बैरियर के पास पहुंच चुके थे और उसे नुकसान पहुंचाने वाले थे, तो शायद यही कारण था जो उस फेरी को सामने आना पड़ा। पर उनको बताया गया था कि शील्ड को मॉन्स्टर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों से बदला लेने के लिए फेरिस मॉन्स्टर का साथ दे रही हैं? तान्या का एक प्लान बनाती है। वो बोलती है कि वो अपने मैजिक से उसका ध्यान भटकाएगी, जिसके बाद कनाडे मौका देकर उस ट्री को तबाह कर सकती है। लेकिन ये करने से पहले रैन एक बार उससे बात करना चाहता था। ये सुन कनाडे और तान्या हैरान हो जाती है, क्योंकि वो फेरी उन लोगों को मारने को तैयार थी, लेकिन रैन का मासूम दिल चीजों से बातों से सॉल्व करना चाहता था। हम देखते हैं कि वो फेरी किसी वजह से उदास खड़ी थी। तभी रैन उसके सामने आता है, जिसको देखकर वो फेरी वापस गुस्सा हो जाती है। वो रैन को चेतावनी देती है कि यहाँ से चले जाओ, वरना उसे मजबूरन उस पर हमला करना होगा। रैन इसके लिए भी तैयार था, बस वो कनाडे और तान्या को नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसकी एक बात नहीं सुनती और रैन पे हमला करने लगती है। कनाडे और तान्या रैन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैन उन्हें पीछे रोक देता है। रैन उसके हर एक हमले को आसानी से सह सकता था, क्योंकि वो बीच टेमर है, जिसने ये सब कई बार जानवरों से टेम करते हुए सहा है। फेरी भी रैन की हिम्मत देखकर हैरान हो गई थी। वो पूछती है कि क्या तुम वही इंसान हो जिसने हमारे जंगल को चुराकर उसे तबाह कर दिया था? रैन कहता है कि वो भी इंसान है, लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, और वो भी चीज का दावा नहीं कर सकता कि वो भी एक अच्छा इंसान है। लेकिन वो चाहता है कि फेरी उस पर भरोसा करे, लेकिन फेरी एक इंसान पर कभी भरोसा नहीं करेगी। तान्या और कनाडे बीच में आकर उसे समझाने लगती हैं कि रैन सबकी तरह नहीं है। वो फेरी को अपनी कहानी बताती हैं, कैसे रैन ने उनकी मदद की थी। अब अल्टीमेट स्पेस की बात सुनने के बाद वो फेरी रैन को अपना नाम सोरा बताती है, और अब वो रैन की बात भी सुनने को तैयार थी। अब उनकी बात सुनने के बाद वो उनकी प्रॉब्लम को समझ जाती है, लेकिन वो बैरियर को हटा नहीं सकती, क्योंकि इस बैरियर ने ही उनके नए गांव को छुपा कर रखा है। तान्या को लगता है कि ये फेरी झूठ बोल रही है और वो जंगल से मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोरा बताती है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर है ही नहीं, यानी हीरोज ने उन्हें बुद्धू बनाया। असल में इस बैरियर के पीछे फेरिस का गाँव है और वही शील्ड की रक्षा करती हैं, पर क्योंकि वो बैरियर को हटा नहीं सकती, इसलिए वो खुद ही उस शील्ड को लेके आ जाती है। असल में पिछली हीरो पार्टी ने ही फेरिस को कहा था कि नई हीरो पार्टी को शील्ड देने के लिए। इसके बाद सोरा उन्हें यहाँ से जाने को कहती है। रैन भी वहां से जा ही रहा होता है कि अचानक वो रुक जाता है। उसने नोटिस कर लिया था कि सोरा किसी वजह से परेशान है। वो उसके बारे में उसे पूछता है। सोरा भी उसे बताने वाली थी कि अचानक वो रुक जाती है। वो किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तान्या कनाडे से बोलती है कि रैन ऐसा ही है, वो किसी को परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए परेशानी भले कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो उसकी मदद जरूर करेंगे। सोरा को उन पर यकीन होने लगता है। वो उन्हें बताती है कि फेरी विलेज में जाने के कई और भी रास्ते हैं, जो कि पूरी दुनिया में जगह जगह फैले हुए हैं। इसलिए वो और उसकी ट्विन सिस्टर रूना यहाँ पर बेरे की सुरक्षा करते थे, जो एक काम बहुत ही बोरिंग था। लेकिन एक दिन वो बेरे को छोड़कर जंगल के अंदर चले गए, जहाँ पर उनका सामना डीमन किंग की आर्मी में एक सोल्जर से हुआ। वह उससे बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो उनका पीछा करे जा रहा था, यहाँ तक कि उनका अटैक भी उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। उसने सोरा की बहन रूना को पकड़ लिया था। वो मोस्टर सीरंग का शेडो नाइट था, जो किसी भी मैजिक के अटैक को इफेक्ट 0 कर सकता है। शेडो मोस्टर चाहता था कि सोरा उस बेरे को हटा दे, तभी वो उसकी बहन को रूना को छोड़ेगा। लेकिन अपनी बहन के लिए सोरा सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वो वहां से भागकर अपने लीडर की मदद मांगने जाती है, लेकिन वो भी उल्टा उसकी गलती बताते हैं। असल में वो भी मजबूर थे, वो सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए वो सूरा को अपनी बहन को भूल जाने को कहते हैं। रैन उसके आंसू पहुंचते हुए बोलता है कि अब इसकी आंखें मैं संभाल लूंगा। सोरा खुश होकर उसे गले लगा लेती है और बताती है कि उसके पास सिर्फ आज शाम का ही वक्त है, और अगर उसने शाम से पहले बैरियर को नहीं हटाया तो शेडो नाइट उसकी बहन को मार देगा। वो शेडो नाइट जंगल की गहराई में कहीं छुपा हुआ है। सोरा भी रैन के साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन रैन बोलता है कि परेशानी हो सकती है अगर शेडो नाइट ने उसे वहां देख लिया। रैन उस पर भरोसा करने को कहता है, और उसके बाद रैन, कनाडे और तान्या किसी तरह शेडो नाइट के अड्डे का पता लगा लेते हैं। उसने सोरा की बहन को बांध के रखा हुआ था। रैन ने शेडो नाइट का सामना करने के लिए प्लान तैयार किया है। वो सबसे पहले
पहले शेडोनाट का फायर अटैक करता है जिससे उसकी पूरी गद्दी जलने लगती है, लेकिन शेडोनाट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता और इसी मौके पर कनाडे अपनी किक से हमला करती है जिससे उसके कदम थोड़े पीछे हो गए थे। उनकी ऐसी पावर देख शेडोनाट को लगता है कि रेन हीरो है, लेकिन वो बहुत ही जल्द समझ गया था कि ये लोग फेरी के लिए आए हैं, मतलब सोरा ने उसे धोखा दे दिया है और वो अब इंतजार नहीं करेगा और वो अपनी तलवार से रूना को मारने वाला था, लेकिन तभी तान्या वहां आ जाती है जो अपने पंखों से रूना को बचा लेती है और रूना को लेकर वहां से उड़ जाती है और शेडोनाट तान्या को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कनाडी और रेन दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन इससे भी उसको कुछ नहीं हुआ था। और अभी तो शेडोनाट ने अपनी असली ताकत भी नहीं दिखाई थी, वो तेजी से अपने शरीर को घुमाने लगता है। उससे इस हमले में इतनी ताकत थी कि पूरा जंगल तबाह हो सकता था। रेन हैरान था कि ये डीमन लॉर्ड के सिर्फ एक सोल्जर की ताकत है। वो उसको हराने के लिए एक प्लान बनाता है, उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा और उस मौके पर कनाडे अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करेगी, लेकिन कनाडे को नहीं लगता कि इससे भी उस पर कोई असर होगा। पर रैन ने एक और चीज सोची हुई थी, वो जंगल में मधुमक्खी के छत्ते को ढूंढता है और उसको टेम कर लेता है और उनकी मदद से वो मॉन्स्टर का ध्यान भटका देता है। कनाडे को इसी वक्त हमला करने को कहता है, साथ ही रैन एक स्पेल का भी यूज कर रहा था जो कनाडे की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है और इसी नई ताकत को कनाडे भी फील कर पा रही थी। वो अपनी पूरी ताकत से उस शेडोनाइट पर हमला करती है जिससे उसके शरीर को छेद हो गया था और इस हमले ने शेडोनाइट को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कनाडे भी एक्साइटेड होकर उस रैन से पूछती है कि उसने क्या किया था। रैन बताता है कि ये उसका एक स्पेल मैजिक था, किसी भी ताकत को कुछ वक्त के लिए कई गुना बढ़ा सकता है, पर उसके थोड़े मैजिक की वजह से वो पहले ये कर नहीं पाता था। लेकिन अब उसके पास तान्या का भी मैजिक है। तान्या रूना को लेकर वहां आ जाती है और रैन से पूछती है कि ये मैजिक तो काफी सालों पहले खो गया था, तो वो उसके बारे में कैसे जानता है। रैन बताता है कि उसने ये मैजिक अपने गांव में सीखा था। खैर कनाडे खुश थी क्योंकि वो जीत गए थे, जिस पर वो जीत का पोज भी देती है। तभी सोरा की बहन रोना को होश आ गया था। रैन उसे बताता है कि उसकी बहन ने उन्हें भेजा है उसे बचाने के लिए, जिसके बाद वो लोग रूना को उसकी बहन तक पहुंचा देते हैं। सोरा उनका शुक्रिया अदा करती है। रूना भी उनको थैंक्स कहते हुए बोलती है कि अगर वो लोग वक्त पर नहीं आते तो वो उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता था। तभी वो रैन से बोलती है कि तुम सोचने लगे थे ना कि वो क्या गलत कर सकता था, मैं जानती हूँ सारे लड़के छचोरे होते हैं। उसकी इस फालतू मजाक पर सोरा उसे डांटती है। रैन मन में बोलता है कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन दोनों का बर्ताव एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तभी कनाडे बोलती है कि अब तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, कितनी खुशी की बात है। लेकिन असल में तो ये लोग इस जगह को छोड़ने की सोच रहे थे, क्योंकि सोरा उनके साथ नहीं रहना चाहती थी जिन्होंने उसकी बहन को ठुकरा दिया था। रैन बोलता है कि तुम जहाँ भी रहना पर सेफ रहना, खासकर जंगल में तो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। तभी कनाडा उनकी पार्टी ज्वाइन करने को कहती है। तान्या को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रैन का इस पे क्या विचार है। रैन उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ यानी एक इंसान की पार्टी में आना चाहोगी। सोरा आज भी इंसानों पे भरोसा नहीं करती, लेकिन अगर रैन होगा तो वो उसके साथ ट्रेवल कर सकती है, मतलब कि वो दोनों ही उनके साथ आने को तैयार है। अब वो दोनों रैन को उनके साथ टेम करने को कहते हैं, पर रैन को शक था कि वो फेरी को टेम कर सकता है। असल में रैन ये बीच टेमर है और वो इंसेट टाइमिंग भी जानता है, लेकिन कभी उसने फेरी को टेम नहीं किया। तभी तान्या बोलती है कि तुम कोशिश किए बिना हाथ के बारे में कैसे सोच सकते हो। कनाडे भी रैन को हौसला देती है, तो रैन भी उनकी बात मान लेता है और अपने अंगूठे को काट कर एक मैजिक टेम बनाता है। दोनों फेरिस को टेम करने के लिए रैन को एक नया फॉर्मूला चाहिए था, जिसको वो आखिर क्रिएट कर लेता है और फाइनली वो दोनों को एक साथ टेम कर लेता है। पर इस प्रोसेस की वजह से रैन बेचारा बहुत थक गया था, वो गिरने वाला था, पर रूना और सोरा उसे पकड़ लेते हैं, जो देख पीछे खड़ी तान्या और कनाडे को जलन हो रही थी। इसके बाद रैन हीरो पार्टी के पास उनकी मंगवाई शील्ड देने जाता है। वहीं पर छिपी हुई चारों अल्टीमेट इस पे सोच रही थी क्या रैन को अकेले जाने देना सही फैसला था, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हीरोज कितने बुरे पर्सन हैं, पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि रैन ने उन्हें मना किया था। इधर हीरोज को यकीन नहीं हो रहा था कि रैन ने शील्ड को सिर्फ 2 ही दिनों में ढूंढ लिया, जबकि वो लोग एक हफ्ते तक भटकते रहे पर उनके हाथ कुछ नहीं आया। आर्यो शील्ड को नकली बताने लगता है, पर मीना ये क्लियर करती है कि शील्ड एकदम ओरिजिनल है, जिस पर वो तीनों हैरान हो जाते हैं।
तभी अर्जुन से रूना और सूरा को नोटिस कर लेता है, लेकिन रेन बीच में आ गया था और वो अर्जुन से उसके काम का रिवार्ड मांगता है। रेन मन में सोच रहा था कि उसे सूरा और रूना के पंखों को छुपाना होगा। अगर इंसानों को पता चल गया कि फेरी इंसानों की दुनिया में आई है तो चारों तरफ बवाल हो सकता है। अब अर्जुन से 20 गोल्ड लेने के बाद रेन वहां से जा रहा था। तभी टकला रेन से पूछता है कि रेन, क्या तुम पार्टी में वापस नहीं आ रहे हो? अर्जुन बोलता है कि हमें इस लूजर की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन के अलावा सभी को लगता है कि उन्हें रेन की जरूरत है, जिसका ये जीता जागता सबूत शील्ड है, जिसको रेन उस खतरनाक जंगल से सिर्फ 2 दिनों में लेकर आया है। टकला रेन को पैसे का लालच देकर टीम में लाने की कोशिश कर रहा था, जो उस रेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और जो उन्होंने उसके साथ किया था वो अब तक भूला नहीं है। उसे पछतावा हो रहा था कि वो इन्हें कभी अपना साथी माना करता था। तभी रेन की नई टीम उसे लेने आती है। रेन को भी एहसास हो गया था कि अब उसे पीछे देख की जरूरत नहीं है। टकला रेन से चिल्लाकर बोलता है, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो तुम्हें पैसा, पोजीशन सब मिलेगा, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड को हराने पर हमारी तरह तुम्हें भी याद किया जाएगा। लेकिन रेन इन सबको ठुकराकर आगे बढ़ जाता है। उसे असल में जो चाहिए था अब वो उसके पास है। अब उसके जाने के बाद हीरो की पार्टी वापस उनका मजाक उड़ाने लगती है। वो बोलती है कि रेन कितना बड़ा बेवकूफ है, हम उसे एक और मौका दे रहे थे लेकिन उसने ठुकरा दिया। हमें तो वैसे भी उसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस हमें सबको दूसरा मौका देना चाहिए। और ये कहकर वो सब वहां से चले जाती हैं। लेकिन अरियोंस अब तक वहीं बैठा हुआ था। वो रेन का मारा हुआ घूंसा अब तक भूला नहीं है। वो इस बात को पचा नहीं पाया कि कमजोर इंसान उस जैसे हीरो को हरा कैसे सकता है। उसने सोच लिया था कि वो रेन की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सूरा रेन से पूछती है कि क्या सिर्फ हीरो ही डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं? ये बात तो कनाडे और तानिया को भी जाननी थी। तो रेन उन्हें एक कहानी सुनाता है कि हजारों साल पहले डीमन लॉर्ड ने अपनी ताकत से इंसानों को गुलाम बना लिया था। उसको हराने के लिए पहला हीरो सामने आया, जिसने गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उनका खून पाया, और उसी गॉड की पावर को इस्तेमाल करके उसने डीमन लॉर्ड को हराया। वो लोग बोलते हैं कि पहले के हीरोज तो काफी अच्छे हुआ करते थे और अब के हीरो तो बहुत ही बदमाश हैं। रेन बताता है कि हीरोज की एबिलिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। गॉड के खून की वजह से हीरो अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। उनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है, वो अपनी लिमिट को हर बार ब्रेक करके कई गुना ताकतवर बन सकते हैं। कनाडे बोलती है कि अरियंस तो बहुत वीक है। रेन बोलता है कि अभी उसे ताकतवर होना होगा। तभी सोरा बोलती है कि इस तरह तो रेन भी हीरो की तरह है, वो भी शुरुआत से अपने आप को ताकतवर बनाता जा रहा है। कई सारी अल्टीमेट स्पीड से टेम करके बार रेन भी वुमन की लिमिट क्रॉस कर दी है। बाकी को ये बात भी एकदम ठीक लग रही थी। कनाडे एक्साइटेड होकर बोलती है कि अगर रेन कई सारी अल्टीमेट स्पेस को टेम कर लेता है तो वो एक दिन इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। वो सभी चाहते थे कि रेन ही वो हीरो बने जो सबको डीमन लॉर्ड से बचाएगा, लेकिन रेन को नहीं लगता कि वो डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें आम लोग भी इन्वॉल्व होंगे। तो अभी तो रेन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। कनाडे उससे माफी मांगती है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई, पर रेन बोलता है कि एक दिन हम इसके बारे में जरूर। वैसे रेन और कनाडे, सोरा और रून के आने के बाद वो 2 से 5 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रेन को सिर्फ एक ही कमरा दिया जा रहा है। अब खाना खाते दौरान तान्या अपनी पिछली बात को वापस दोहराती है कि रेन को अपने लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद लेने चाहिए, क्योंकि वो तो चारों अल्टीमेट स्पीस हैं। लेकिन रेन आम इंसान है। रेन उनकी बात मान लेता है और वह इक्विपमेंट खरीदने शहर जाते हैं। शहर में इतने इंसानों को देखकर रूना और सूरा थोड़ा घबरा गई थी। तभी वहां पर 2 लोग आते हैं। ये दोनों वही एडवेंचर थे जिनको तान्या ने ब्रिज पर पीटा था। पहले तो वो उस बात से शर्मिंदा थे कि वो लड़की से पिट गए थे, पर अब उन्हें लगता है कि तान्या ही ताकतवर योद्धा थी जिनको उन्हें सम्मान देना चाहिए था। तान्या भी उनसे खुश होकर बोलती है कि ताकतवर होकर आना, फिर से लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडे को देखते हैं, जिसको एक अम्मा सेब दे रही थी, क्योंकि पहले कनाडे ने उनके काम में मदद की थी। इस देखने के बाद रूना और सूरा थोड़ा हैरान थे कि एक अल्टीमेट पे होने के बावजूद भी ये लोग इंसानों के बीच कैसे घुल सकती है। उसी वक्त कुछ बच्चे सूरा और रूना को वहां देखकर हल्ला मचाने लगते हैं कि रेन अपनी नई 2 बीवियों को लेकर आया है। रेन उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है। सूरा भी शर्माते हुए बोलती है कि वो उसकी बीवी नहीं है। उनमें से एक लड़की उनसे पूछती है कि आप वो एक फ्लावर स्प्रिट हैं, क्योंकि वो दोनों दिखने में बहुत ही क्यूट थी। रूना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि
हम उनसे भी बढ़कर हैं। उसके मैजिक की वजह से उसके पंख बाहर आने वाले थे, पर वक्त रहते रैन और सोरा उसे रोक देते हैं। सोरा उसे डांटती हुई याद दिलाती है कि उनकी आइडेंटिटी लोगों के बीच नहीं आनी चाहिए, वरना यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसके बाद वो लोग शहर की सबसे मशहूर वेपन शॉप पर आते हैं, जिसके मालिक को देखकर वो लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि शॉप का मालिक डॉफ था। डॉफ ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि ये लोग इतने भी रेयर नहीं है। रैन उनसे माफी मांगते हुए बोलता है कि उन्हें हथियार खरीदने हैं। वो बोलता है कि वह अपनी पसंद का कोई भी हथियार अपने आप चुन सकती हैं। रोना रैन को ये चाबुक खरीदने को कहती है। अगर कोई रैन का ऑर्डर मानने से मना करेगा तो वो उसका यूज करके उन्हें पनिश कर सकता है, और इसे उस तरह से भी यूज किया जा सकता है। क्यों, समझ रहे हो ना? अपनी बहन की अंग्रेजी बातें सुनकर सूरा शर्माने लगती है और बोलती है कि रैन ऐसा कभी नहीं करेगा, और इसी बात पर वो दोनों एक दूसरे की टांग खींचने लगती हैं। रैन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। वैसे यहाँ रैन एक डैगर खरीदने की सोच रहा था, लेकिन जब वो उस डैगर की कवर को हटाकर देखता है तो रैन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसी वक्त दुकान में कस्टमर वहां पर आता है। वो बोलता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए उसे कमाल के हथियार चाहिए। डॉफ उसे एक हथियार दिखाता है जो उसे काफी पसंद आता है, और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद रैंडॉफ से पूछता है कि उसने जो भी तलवार बेची, क्या उसकी वो सबसे बेहतरीन तलवार थी। डॉफ रैन से पूछता है कि उसके कहने का मतलब क्या है। असल में रैन ने ये नोटिस कर लिया था कि वो तलवार दिखने में भले अच्छी थी, लेकिन उस पर काम ठीक से नहीं किया गया है। और ये बात सिर्फ उसी तलवार के लिए नहीं है, यहाँ के सारे वेपन ही ऐसे हैं। डॉफ रैन की ऑब्जर्वेशन देखकर इम्प्रेस हो गया था। वो डॉफ हंसते हुए बोलता है कि ये यहाँ रखी सारी तलवार को वो खाली वक्त में बनाता है, इसलिए बस ये थोड़ी बहुत ताकतवर और तेज हैं। सोरा और रैन उसे कामचोर बोलती हैं, जो सुन डॉफ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि भले इनमें कुछ कमी है, लेकिन ये तलवारें डॉफ ने बनाई हैं, और वैसे भी उनको ही सही दाम में बेचता है। जिसके बाद उन्हें वो अपनी असली क्रिएशन दिखाता है। रैन तलवार की बनावट देख हैरान हो गया था, वो वाकई में काफी ताकतवर तलवार थी। रैन उनसे पूछता है कि जब वो इतनी खतरनाक तलवार बनाता है तो वो अपने कस्टमर को ये खराब तलवारें क्यों बेचता है। डॉफ बोलता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन स्किल को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और इस बात को कोई नहीं समझ सकता। सबको सिर्फ ताकतवर हथियार चाहिए, भले वो उनकी स्किल से मैच ना करते हों। डॉफ बोलता है कि वो अपने हथियारों से बहुत प्यार करता है और उन्हें काफी शिद्दत से बनाता है, लेकिन जब दूसरों को उनमें से कुछ अच्छा मॉडल मिल जाता है तो वो पुरानी तलवार को एक कचरे की तरफ फेंक देते हैं, जो कि डॉफ मैन को बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे वो चाहता है कि उसके हथियार एक काबिल योद्धा के हाथ में जाए। तान्या उसकी बात से पूरी तरह सहमत होती है। डॉबमैन भी खुश हो जाता है कि कोई तो उसकी बात को समझ रहा है। वैसे वो रैन से पूछता है कि उसने उसकी तलवारों में कैसे फर्क पता किया। रैन के लिए पता करना काफी मुश्किल नहीं था। वो एक बीस्ट टैमर है जिनकी पूरी मैजिक की ऑब्जर्वेशन पे चल पाता है। डॉबमैन को रैन काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो बोलता है कि वो रैन के लिए खास हथियार बनाएगा, जो सुन वो बहुत जल्दी खुश हो गए थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि डॉग को वेपन बनाने के लिए उसके पास सारे मटेरियल मौजूद ही नहीं है। अचानक हम उन लोगों को गिल्ड में देखते हैं, जहाँ उन्हें रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि गिल्ड में इतनी भीड़ इसीलिए है क्योंकि हीरोज अपनी पार्टी के लिए काबिल मेंबर ढूंढ रहे हैं। वो ये सब बात बताते हुए काफी प्राउड फील कर रही थी। तो वहीं हम रैन को देखते हैं, उसका चेहरा उतरा हुआ है। कनाडे और तान्या भी रैन को देख दुखी हो जाती हैं, तो रैन स्माइल करते हुए उनके सर पर पेट करता है। वैसे रिसेप्शनिस्ट रैन से पूछती है कि दो नई लड़कियां कौन है रैन। तो रूना फिर से मजे लेते हुए बोलती है कि हमारा रिश्ता काफी गहरा है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट डरते हुए बोलती है कि ये तो बच्चियां हैं रैन। रैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे गलतफहमी हो रही है। सोरा भी रूना को डांटती है। वैसे रैन यहाँ एक लेटर रिसेप्शन पर देने आया था। हम देखते हैं कि उसी डॉफ की तरफ से स्पेशली रैन के लिए रिक्वेस्ट लेटर था। कुछ देर पहले उस डॉफ ने उन्हें बताया था कि उसे बेहतरीन हथियार बनाने के लिए मेथिलीन ऑक्स की जरूरत है। मेथिलीन एक काफी रेयर मटेरियल है, लेकिन डॉफ के एंसेस्टर उसके लिए पूरा माइन छोड़कर गए थे, पर अचानक डॉफ को वहां से कोई भी मेथिलीन नहीं मिल रहा है। कनाडे पूछती है कि आपने सारे मेथिलीन माइनिंग करते हुए खत्म कर दिए। रैन उसे बताता है कि अगर ऐसा होता तो डॉफ को पता चल चुका होता। बात कुछ और ही है। डॉफ बोलता है कि वो मेथिलीन के बिना अच्छे हथियार नहीं बना पाएगा, जो सुन रैन थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी तान्या उसे बोलती है कि वो अपने मन की बात उन्हें बता सकता है, वो लोग उसका हमेशा साथ देंगे। ये सुन रैन की हिम्मत आती है और वो उस डॉफ को बोलता है कि वो उस माइन की इन्वेस्टिगेशन करेगा, और रैन को उस काम के बदले पैसे नहीं चाहिए थे। इस काम के लिए बदले डॉफ उसे एक हथियार बना के दे सकता है। उसकी ये बात सुनकर डॉफ बेहद ही खुश हो जाता है और वो बोलता है कि वो उसके लिए काफी बेहतरीन हथियार बनाएगा।
अब इसके बाद हम उन सभी को मेथिलीन माइन के बाहर देखते हैं। कनाडे को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो लोग छुपे हुए क्यों हैं। रैन को शक है कि जिस तरह मेथिलीन गायब हो रही है जरूर इसके पीछे डकैत हो सकते हैं। तभी रैन की नजर आकाश में उड़ रही पंछी पर जाती है। उसकी मूवमेंट को देख रैन समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक दो लोग हथियार लिए उस माइन से बाहर आते हैं। वो लोग जान चुके थे कि घुसपैठ यहाँ पर आ गए हैं। रैन कहता है कि हमें लड़ना होगा लेकिन संभल के, हमें उनसे इन्फॉर्मेशन भी निकलवानी है। लेकिन कनाडे और तान्या मानती नहीं है और वो अपनी जिंदगी भर का सारा गुस्सा उन दोनों पे निकाल देती है। उन दोनों का बेचारों का बैंड बज गया था। अब इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना मुमकिन नहीं था। तभी हमें पता चलता है कि सोरा और रूना दूसरों की मेमोरीज पढ़ सकती हैं। रैन को भी नहीं पता था कि फेरिस के पास ऐसी एबिलिटीज भी होती है। ये फेरिस का स्पेशल मैजिक होता है। उन लोगों के मेमोरीज पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रैन का अंदाजा एकदम ठीक था। अंदर कोई डकैत मिथिलेन की चोरी कर रहे हैं। सोरा और रूना खुश थी कि वो रैन के कुछ काम आ पाई और अब वो दोनों चाहती थी कि रैन भी उन पे पेट करे। तो रैन दोनों के सिर पर भी पेट करता है जो देख कनाडे और तान्या को जलन हो रही होती है। खैर रैन बोलता है कि अब हम सीधा माइन के अंदर जाने वाले हैं और रैन का अंदाजा है कि वो लोग ये बात जानते हैं कि क्योंकि शायद उनके साथ एक बीच टेमर भी है और वो उस बर्ड से उन पर नजर रख रहा है। अंदर उस बीच टेमर को भी पता चल चुका था कि उनके साथ ही हार चुके हैं और जब रैन अपनी टीम के साथ माइन के अंदर आ रहा था तभी सामने से उनके ऊपर आके हमले हो रहे थे जिसको सोरा और रूना अपने मैजिक से कैंसिल कर देती हैं। लेकिन हमला होना बंद ही नहीं हो रहे थे। तो वो दोनों फ्रीज अपने मैजिक से इन दोनों स्पेल को यूजर को पकड़ लेती हैं और जो लोग उन पर तीर छोड़ रहे थे उनको तीरों को तान्या ठिकाने लगा देती है और कनाडे उनको पीट कर उन्हें बंदी बना लेती है। और अब उन डकैतों में से बीच टेमर ही बचा था। उस बीच टेमर को जब पता चलता है कि इन लोगों को उस डॉफ ने ही भेजा है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो अंधाधुंध रैन पर हमला करता है। रैन उसके हमले से बचकर उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। रैन उसे सिलेंडर कर देने को कहता है लेकिन उसके अंदर का किसी चीज का बदला उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वो अपने टेम किए मॉन्स्टर बेनामोत को बुलाता है। बेनामोत एक बी रैंक का मॉन्स्टर है जो शैडो नाइट से भी ज्यादा ताकतवर है और ये मॉन्स्टर इंसानों के खिलाफ काफी अग्रेसिव होते हैं। यकीनन इसे टेम करने में उससे बीच टेमर को काफी ज्यादा मैजिक और कई सालों का एक्सपीरियंस लगा होगा। पर लेकिन वो रेवल करता है कि उसने इस मॉन्स्टर को बचपन में टेम कर लिया था, इसलिए उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है। अब उस बीच टेमर के कहने पर वो रैन की टीम पर हमला कर देता है। वो हमला काफी ताकतवर था। उस हमले की वजह से माइन में अर्थक्वेक आने लगा था और यकीनन ऐसे चलता रहा तो माइन पूरी तरह ढहने वाली है। रैन कनाडे को इशारे से सभी को बाहर ले जाने को कहता है जिसके बाद वो रैन के कहने पर वो सभी को बाहर ले आती है। पर कनाडे को रैन की चिंता हो रही थी। तान्या उसे बोलती है कि तुम अंदर जा सकती हो। यहाँ रैन किसी तरह उस बेनमो के सामने टिकने की कोशिश कर रहा था। इस बीच पत्थर की वजह से रैन का एक हाथ टूट जाता है। बेनमोत ने रैन को मार ही दिया था लेकिन वक्त पर कनाडे उसे बचा लेती है। रैन उसे पूछता है कि बाकी सब ठीक तो है ना। कनाडे उसे बताती है कि तान्या, सोरा और रूना उनके बंदी बनाए गए डकैत पर नजर रख रही है और वो बोलती है कि चलो उसे साथ में खत्म करते हैं। रैन तुरंत एक प्लान बनाता है और कनाडे को समझाता है कि जब वो बेनामो से लड़ रहा हो उस वक्त कनाडे बीच टेमर को कब्जे में ले ले। आखिर में बेनामो तो बीच टेमर वापस उन पर हमला करवाता है लेकिन वो दोनों उस वक्त उस हमले को डॉज कर लेते हैं। रैन ने बेनामोत की मूवमेंट को पूरी तरह ऑब्जर्व कर लिया था। वो बोलता है कि इसके हमले वाकई काफी ताकतवर हैं लेकिन हर बार इसका हमला करने का तरीका एक जैसा ही है। रैन मौका देकर उस पर फायर अटैक करता है लेकिन इससे उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही कनाडे ने बीच टेमर पर कब्जे ले लिया था लेकिन बीच टेमर बोलता है कि वो मर भी जाएगा लेकिन बेनामोत को रोकेगा नहीं और वो बेनामोत को रैन को मारने का हुक्म दे देता है जिसके बाद वो रैन पर और अग्रेसिव हमला करने लगता है। रैन बार बार किसी तरह हर बार अपने आप को बचा रहा था। रैन के पास इसको रोकने का तरीका था लेकिन उसे खुद यकीन नहीं था कि वो उस पर तरीके पर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन अपने साथियों के द्वारा उस पर किए गए यकीन पर रैन बेनामोत को टेम करने की कोशिश करता है। बेनामोत हमला करते करते रुक गया था और अब वो अपने टेमर की बात को भी नहीं सुन रहा था। असल में रैन ने यहाँ उस बीच टेमर को कांटेक्ट को अपने कांटेक्ट से ओवरकम कर दिया है। किसी टेम किए गए बीस्ट को किसी और बीच टेमर के द्वारा टेम करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि कनाडे भी इसी कोई टेक्निक के बारे में नहीं जानती थी। उस बीच टेमर को रैन में यकीन नहीं होता और वो बेनामोत को रैन को मारने का हुक्म दे देता है। डबल टेमिंग की वजह से बेनामोत इरिटेट होने लगता है और जो बीच टेमर उससे बार बार ऑर्डर दिया जा रहा था इससे गुस्से में होकर
वेनोमॉथ उस पर ही हमला कर देता है, पर इससे पहले वेनोमॉथ उसे मार पाता। रेन तुरंत अपने फायर बॉल से उसे खत्म कर देता है। इस हमले से पूरी माइंड में धमाका हो गया था। उस बीच टाइमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ही वेनोमॉथ ने उस पर हमला क्यों किया। रेन उसे बताता है कि मॉन्स्टर को टेम करना, उसे कंट्रोल करना भले ही मुमकिन हो, पर इंसानों के प्रति उनके गुस्से को बदला नहीं जा सकता। इसलिए आखिर में आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उसने सबसे पहले अपने मालिक को ही हमला किया। इसलिए रेन को मजबूरन उसे मारना पड़ा। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रैन को पता चलता है कि इन्होंने उसी डॉव से वेपन खरीदे थे, क्योंकि सारे के सारे बेकार निकले। इसी चीज का बदला लेने के लिए ये लोग डॉव की माइंड को तबाह करना चाहते थे। डॉव को भी एहसास हो गया था कि गलती शायद उसी की है, लेकिन रैन बोलता है कि वो अपनी गलती को सुधार भी सकता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। डॉव एक बार फिर से रैन से इम्प्रेस होता है और बोलता है कि वो अपने सभी वेपन को और कस्टूमों को सीरियसली लेगा, जिसकी शुरुआत वो रैन से करना चाहता है। वो पूछता है कि रैन को कैसा हथियार चाहिए। रैन उसे बताता है कि उसे एक छोटी तलवार चाहिए और एक कॉन्क्लेट चाहिए। इसके बाद वो कुछ और बातें भी डॉव को कानों में बताता है। डॉव को रैन का आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन इसे बनने में काफी वक्त लगने वाला है। दूसरी तरफ हम अरियंस को देखते हैं, जो सभी कैंडिडेट को रिजेक्ट किए जा रहा था। वैसा करते हुए सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अरियंस को कोई भी पसंद नहीं आता। वहां खड़ी मीना मन में सोचती है कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट आए थे जो हमें सपोर्ट सप्लाई कर सकते थे, लेकिन अरियंस हर एक को रेन से कंपेयर कर रहा था। उसको ऐसे एडवेंचर की तलाश थी जो रेन से ताकतवर हो और अल्टीमेट स्पेस को टैम कर सके। मीना को डर था कि ऐसे तो वो डीमन लॉर्ड को हरा ही नहीं पाएंगे। वो एरियस से बोलती है कि उन्हें अपने रिक्वायरमेंट थोड़ा कम कर देना चाहिए, तो एरियन गुस्से की नज़रों से मीना को देखता है। मीना यहाँ से एरियन से बात को गलत भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि पृष्ठ का काम को हीरो को सर्व करना है। और इसके बाद मीना उसकी तारीफ करके वहां से जाने लगती है और जाते वक्त वो अरियन को थोड़ा आराम करने को कहती है। आखिर में उसे दुनिया जो बचानी है, लेकिन अरियन का तो प्लान कुछ और ही था। वो पूरी दुनिया को बचाने से पहले रैन को पूरी तरह तबाह करना चाहता था, और वो एक काले पत्थर की मदद से करने वाला है। अब गिल्ड में आने के बाद रैन रिसेप्शनिस्ट से उन माइनिंग के डकैतों के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि उनके एडवेंचर लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं और अब उनसे जेल में मजदूरी करवाई जा रही है। रैन को लगता है कि उनको कुछ जानलेवा हार्ड सजा दी जा रही है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उन पर पहले भी बहुत से केस चल रहे थे, फिर भी रैन को वेनोमॉथ को मारने का दुख हो रहा था। तो सोरा और रूना रैन को दिलासा देती हैं कि अगर वो वेनोमॉथ को मारते नहीं तो वो आगे दूसरों के लिए खतरा बन सकता था। रैन को उनकी बात को समझता है और उन्हें थैंक्स कहता है। इसके बाद वो घर जाने से पहले एक बार शहर घूमना चाहते थे। इनके साथ कनाडे और ताने इसलिए नहीं है क्योंकि वो घर पर सो रही हैं। दूसरी तरफ कनाडे और सोरा को शहर में बहुत ही मजे आ रहे थे। तभी वे लोग एक फोटो देखती हैं जिनकी खुशबू उन्हें बहुत पसंद आती है। रैन उन्हें बताता है कि ये हॉट डॉग है। सोरा और रूना को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ऐसी कभी कोई चीज नहीं देखी। रैन उन दोनों को ही खरीद कर देता है और वो उन्हें इतना पसंद आता है कि वो जल्दी जल्दी खाते खाते बोलती हैं कि वो उसे टेस्ट ही नहीं कर पाई। वैसे सोरा और रूना जानना चाहती थी कि उनके साथ कांटेक्ट करने के बाद रैन को कौन सी पावर मिली, बट रैन का कहना था कि शायद इस बार उसे कोई भी पावर नहीं मिली। ये सुन रूना और सोरा दुखी हो जाते हैं। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद रैन ने अल्टीमेट स्पीच सीख लिया होगा। अल्टीमेट मैजिक फेरिस की वो स्पेशल टेक्निक है जो एडवांस और सुपर क्लास मैजिक को सरपास कर देता है। ये मैजिक रूना और सोरा तो सीख नहीं पाए, लेकिन उनके कॉन्टेक्ट की वजह से रैन जरूर सीख गया होगा। वो रैन से पूछती हैं कि क्या उसके माइंड में कोई मैजिक फॉर्मूला चल रहा है, पर रैन बोलता है कि ऐसा शायद कुछ नहीं हुआ। जो सुन वो दोनों वापस डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो रैन के किसी काम के नहीं है। रैन उन्हें ऐसा सोचने से मना करता है और बोलता है कि भले ही उनके कोई पावर ना हो, लेकिन तभी वो उसके साथ ही रहेंगे। सोरा और रूना को समझ नहीं आ रहा था कि रैन पे इतना भरोसा क्यों कर रहा है, जबकि उन लोगों को उनके ही गांव से निकाल दिया गया था। हालांकि गलती भी उन्हीं की थी, पर वो रैन से जानना चाहते हैं कि जब उसके पास कनाडे और तान्या जैसी अल्टीमेट स्पीसीज हैं, तब भी उसने उन दोनों को साथ क्यों रखा हुआ है। तो रैन उन्हें बताता है कि जब अरियंस ने उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया था, तो हर वक्त वो यही सोचता था कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। रैन का कहना था कि गलती इसमें अरियंस के साथ साथ उसकी भी थी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं था। उसे डर लगा रहता था कि अरियंस उसे अपनी पार्टी से निकालना दे, इसलिए वो उनके लिए यूजफुल होने के लिए डिस्परेट होने लगा था। पर इसके बावजूद उसे बाहर निकाल दिया गया था। पर शायद अगर वो अपनी टीम पे भरोसा रखता तो शायद आज प्रेजेंट कुछ और हो सकता था, लेकिन अब बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता। इसलिए वो ऐसी टीम बनाना चाहता है जिसमें हर कोई एक दूसरे पर भरोसा रखे। रूना और सोरा पूछती हैं कि जब वो टीम की बात करता है क्या उसमें हम दोनों भी आते हैं, जिस पर रैन मुस्कुराते हुए हाँ बोलता है।
रेन का जवाब सुनने के बाद उन्हें भी अच्छा लगता है। अब इतना बड़ा टॉपिक सुनने के बाद रूना को फिर से भूख लगाई, तो रेन कहता है कि तान्या और कनाडे को जगाने के बाद वो लंच पर जाएंगे, जिसके बाद वो वापस होटल जाने लगते हैं। पर तभी पीछे से एक हैंडसम आदमी उन्हें रोकता है और वो रूना और सूरा से उनका नाम पूछता है। रूना और सूरा उसे अपना नाम बताने से मना कर देती हैं, तो वो आदमी उन पर अकड़ने लगता है, तो वो अपना नाम उसे बता देती हैं। वो आदमी बोलता है कि नाम तो तुम्हारा अच्छा है और तुम देखने में भी ठीक ठाक हो, पर तुम ट्विंस हो, इसलिए तुम वर्थी हो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और वो ये सुनते ही उसे रिजेक्ट कर देती हैं। उसके रिजेक्ट कर दिए जाने पर वो और भी डिस्परेट होने लगता है। इस बंदे का नाम एडलेट है, जो कि शेर की लॉर्ड का बेटा है। एडलेट उन दोनों को एक और मौका देता है, बोलता है कि वो दोनों उसकी गर्लफ्रेंड बनने के बाद उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो एक लड़की चाहती है। इसके बावजूद भी जब वो दोनों मना कर देती हैं, तो एडलेट उनको पाने के लिए रेन को मारने को तैयार था। उसके सिपाही उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन रेन बिल्कुल भी नहीं डरता और सभी सोल्जर को पीट देता है। रेन की पावर देख एडलेट भी हैरान हो गया था, लेकिन जब वो ताकत से रैन को नहीं हरा पाता, तो वो रैन को डराने की कोशिश करता है। उसने अपने शहर के लोगों पर ही तलवार तान दी थी। वो यहाँ के लॉर्ड का बेटा है, उसके लिए ये सब लोग सिर्फ एक खिलौने की तरह हैं। और अगर रैन ने रूना को सूरा को उसके हवाले नहीं किया, तो वो इन लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। रैन भी चिंता में पड़ गया था, अगर वो एक को बचाने जाता है तो सिपाही दूसरों को मार देंगे। सोरा और रूना रैन की मदद करने के लिए बोलती हैं, पर ऐसा करने से उनकी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी, जो कि रैन बिल्कुल भी नहीं चाहता। रेन एक ऐसा तरीका ढूंढने की सोच रहा था जिसमें वो सूरा और रूना और पूरे शहर को लोगों को बचा सके। अचानक हम देखते हैं कि रेन अपने मन में एक नया मैजिक फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। रेन एक ही बार में कई सारे मैजिक सर्कल क्रिएट कर देता है, जिनका यूज करके वो कई सारे फायर अटैक एक साथ ही कर पा रहा था। रेन ने वहां सभी गार्ड को जला दिया था। सोरा और रूना देख हैरान हो गई थी। रेन ने यहाँ कॉन्सिक्यूटिव इंटेंसिव का यूज किया, जो कि फेरिस का स्पेशल मैजिक होता है। और रेन एडलेट पर अपनी तलवार तान कर उसे यहाँ से भाग जाने की धमकी देता है। एडलेट बोलता है कि तुम्हें इसके लिए पछताना होगा, और ये कहकर वो अपने सिपाहियों को लेके वहां से चला जाता है। रेन की बहादुरी और ताकत देख सभी लोग रेन की तारीफ कर रहे थे। उनमें से बूढ़ी औरत उनकी भलाई के लिए उन्हें टाउन छोड़ने को कहती है। तो वहीं हम एरियस को देखते हैं, जो उसी पत्थर की रिंग से रेन को देख रहा था। वापस होटल पहुंचने के बाद रूना वहां पर रेन की नई टेक्निक के बारे में बताती है। सूरा बोलती है कि यह टेक्निक उनके साथ कांटेक्ट करने की वजह से रेन को मिली है। अब रेन का मैजिक और भी स्टेबल और पावरफुल हो गया है। रूना को भी प्राउड फील हो रहा था कि अब वो लोग भी तानिया और कनाडे जैसे रेन के काम आ रहे हैं। तो वहीं तानिया माफी मांगती है कि जब उन्हें उनकी जरूरत थी वो लोग सो रहे थे। वैसे रेन उन्हें बताता है कि शेर वालों ने उन्हें एडलेट के बारे में बताया है। एडलेट बहुत ही बुरा इंसान है, जो लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें अपने मेंशन में कैद करके हर वो गलत हरकत करता है। तान्या बोलती है कि वो अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है। अगर एडलेट के खिलाफ कोई जाता भी है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। बिना सबूत के तो ऑर्डर ऑफ नाइट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तान्या इतने गुस्से में थी, उनके पूरे मेंशन को जलाने की बात कर रही थी, पर रेन बोलता है कि उन्हें सोच समझ के कदम उठाना होगा। तान्या बोलती है कि उन पर ज्यादा वक्त नहीं है, वो लोग अभी भी सोरा और रूना और रेन को टारगेट कर रहे होंगे, और इस बार तो खतरा पूरे शहर पर है। लेकिन रेन अपने अलग विचारों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि ये टाउन कितने बड़े खतरे में है, लेकिन वो हीरो नहीं है, ना ही वो बहादुर है, वो सबको नहीं बचा सकता। रेन यहाँ से भागने की सोच रहा था, और उसकी ये मन की बात कनाडे समझ जाती है। कनाडे बोलती है कि उनके ऐसा करने से वो लोग शेर को नहीं बचा पाएंगे। तान्या भी बोलती है कि वो जानता है कि रेन सबको बचाना चाहता है, लेकिन इस बार उनका सामना वाला ताकतवर है, इसलिए रेन कंफ्यूज हो रहा है। सोरा और रूना भी रेन को सपोर्ट कर रहे थे। रेन भी मोटिवेट हो जाता है और इस टाउन को बचाने का फैसला करता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस टाउन के लॉर्ड अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे थे, और एडलेट ने आज के हादसे को दबाने की तैयारी भी कर ली थी। नाइट कैप्टन ग्लेड एडलेट के पैसों के आगे बिक चुका था। उसे पोटली भर के सोने के सिक्के दिए जाते हैं रेन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब इसके बाद एडलेट अपने बेल बजाता है, जिसको सुनते ही बिस्ट गर्ल तुरंत कमरे में आती है, और तभी एडलेट उसका कान पकड़ कर उसे जमीन में फेंक देता है। वो बोलता है कि तुम्हें घंटी बजते ही कमरे में आने को कहा गया था ना। वो बिस्ट गर्ल बोलती भी है कि मैं तुरंत कमरे में आई थी, लेकिन एडलेट उसके साथ और भी ब्रुटल होने लगता है। इसके अगले ही दिन रेन कनाडे के साथ ऑर्डर ऑफ नाइट में ऑफिस पहुंचता है एडलेट की कंप्लेन करने के लिए। वहां एडलेट का नाम सुनते ही रिसेप्शन कांपने लगती है। तभी नाइट भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि उनकी कंप्लेन लेने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि वो बस एक मामूली से लड़ाई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन वो पहले ही कर चुके हैं, और ऐसे छोटे मोटे मामले में आउट ऑफ नाइट समय बर्बाद नहीं करेगी।
कनाडे वहां पर लड़ने वाली थी, लेकिन रेन उसे रोक देता है और नाइट भी बोलते हैं कि अगर वो चुप नहीं हुए तो लॉर्ड एडलेड का नाम खराब करने की कोशिश पर उन पर स्टेट एक्शन लिया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि एक अनजान लड़की उनकी बातें छुपके सुन रही थी। रेन जान चुका था कि यहाँ से उन्हें मदद नहीं मिलेगी, यह सभी लोग मिले हुए हैं, इसलिए वो कनाडे को लेकर वहां से निकल गया था। अचानक रास्ते में कनाडे कुछ महसूस करती है। उस पतली गली से वही लड़की बाहर आती है जिसने हमें ऑर्डर नाइट के ऑफिस में देखा था। इसका नाम स्टेला है और वो रेन और कनाडे से कुछ बात करना चाहती थी। जब उन दोनों को पता चलता है कि ये ऑर्डर नाइट की वाइस कैप्टन है, वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वैसे स्टेला और रेन और कनाडे को पहले से जानती थी, क्योंकि इन लोगों ने इवन फेंग से शेर को जो बचाया था। हमें पता चलता है कि शेर के अभी जो हालात हैं स्टेला से सख्त खिलाफ है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती। आधे से ज्यादा ऑर्डर ऑफ नाइट पैसों के लालच में बिक चुके हैं, इसलिए वो रेन और कनाडे का साथ चाहती है ताकि वो लॉर्ड को सबक सिखा सके। स्टीला उन्हें बताती है कि अभी भी कुछ ऐसे नाइट हैं जो सही का साथ देना चाहते हैं। कनाडे को स्टीला के अंदर से कोई भी डार्क फीलिंग सेंस नहीं हो रही थी, यानी कि वो स्टीला पे भरोसा कर सकती हैं। रेन कनाडे स्टीला का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। कनाडे पूरे जोश में थी लॉर्ड ऑफ नाइट का बैंड बजाने के लिए, लेकिन स्टीला बताती है कि पहले उन्हें सबूत इकट्ठा करने होंगे, वरना उन लोगों को देशद्रोही कर दिया जाएगा। तो रेन ने ट्रैप बनाने का आइडिया देता है। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए सभी को एक साथ आ जाते हैं। रेन को डॉब से भी उसका नया हथियार मिल चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइट में अचानक हड़कंप मच गया है। असल में नाइट कैप्टन ग्लेड के कानों में एक उड़ती हुई अफवाह आई है। किसी जगह पर एक ऐसा प्रूफ रखा हुआ है जिससे साबित किया जा सकता है कि रेन फोर्स और लॉर्ड एक साथ मिले हुए हैं। ग्लेड को शक तो है कि ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन बस वो रिस्क लेना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि वो उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ वो एविडेंस रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो लोग वेयर हाउस में घुसते हैं उन पर हमला होने लगता है। बाहर जाने के रास्ते को भी सोना और रूना ने जमा कर बंद कर दिया था और रैंडॉल्फ के दिए हुए ग्लेड की वजह से सभी सिपाहियों को ठिकाने लगा देता है। और अब इनमें से बस ग्लेड ही बचा हुआ था। रैन उसको भी डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेड इतना भी नौसिखिया नहीं है। स्टेला ग्लेड को सरेंडर करने को कहती है, क्योंकि अब तक उसके साथियों ने उनके बेस पर कब्जा कर लिया होगा। ग्लेड से बहुत ही गुस्सा होता है कि उसकी वाइस कैप्टन ने उसे धोखा दे दिया। स्टेला रेन से कहती है कि अब इसकी आगे वो खुद संभाल लेगी, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में ग्लेड भारी पड़ रहा था, लेकिन स्टेला वापस उठती है और बोलती है कि वो उसे बुरा नहीं बनने देगी और वो ग्लेड को हरा देती है। असल में एक टाइम था जब ग्लेड स्टेला की इंस्पिरेशन हुआ करता था। दूसरी तरफ जब ये बात एडलेड को पता चलती है कि ग्लेड पकड़ा जा चुका है, तो वो अपना सारा गुस्सा उसी बीस्ट गर्ल पर निकालता है और अपना मन भर जाने के बाद वो सोचता है कि अभी भी उसके पास 100 से ज्यादा सिपाही हैं जिनका यूज करके वो काउंटर अटैक कर सकता है। लेकिन तभी एक नकाबपोश उसकी खिड़की पर आता है जो कि कहता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, और वो उसे रैन के बारे में बताता है जो कि अल्टीमेट स्पेस को टैम कर सकता है। रैन का सच जानने के बाद वो एडलेट भी हैरान हो गया था। वैसे इस नकाब के पीछे अरियोस ही है जो कि एडलेट को बताता है कि अगर उसने रैन को हल्के में लिया तो वो हर एक चीज खो देगा जो कि आज उसके पास है। अरियोस ने वही ब्लैक स्टोन की रिंग देता है जो कि किसी की मौत का कारण बन सकती है। ऐसा तोहफा पाने के बाद एडलेट शैतान की तरह हंसने लगता है। अरियोस एडलेट के अंदर से वो डार्क इमोशन महसूस कर पा रहा था जो इस रिंग की ताकत को और भी बढ़ा सकता है। स्टेला भी अपने नाइट के साथ एडलेट के मेंशन पहुंच चुकी है, पर बाहर खड़े गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने देते और पूरी नाइट फोर्स उनको रोकने बाहर आ जाती है। स्टेला भी अपने साथियों के साथ उन पर टूट पड़ती है और ये सब ऊपर से एडलेट भी देख रहा था। हम देखते हैं कि तानिया और कनाडे ने मेंशन के गेट को भी उखाड़ दिया है। अल्टीमेट स्पेस को देखकर एडलेट बोलता है कि रैन को मारने के बाद इनको वो अपने काबू में कर लेगा। रैन, सोरा और रूना भी एक सी के दरवाजे में मेंशन के अंदर घुस आए हैं। वो लोग यहाँ उन लोगों को बचाने आए हैं जिनको एडलेट ने बंदी बनाया हुआ है। रूना वह मल्टीपल सर्च यूज करती है जो मैजिक फ्लो को रीड कर सकता है, जो उन्हें बंदी बनाए गए इंसानों को ढूंढने में मदद करेगा। अचानक रूना बोलती है कि उसे लोगों का मैजिक तो फील हो रहा है, लेकिन यहाँ वो एक ऐसा मैजिक को भी फील कर पा रही है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। रूना को लगता है कि यहाँ पर एक और अल्टीमेट स्पीसीज मौजूद है। रैन सोच में पड़ जाता है कि अल्टीमेट स्पीसीज यहाँ पर क्या कर रही है और वो रूना और सोरा को सभी बंदी बनाए गए लोगों को यहाँ पर टेलीपोर्ट करके ले जाने को बोलता है और वो यहीं पर रुककर जांच करेगा कि वो अल्टीमेट स्पीसीज कौन है। क्या एक अल्टीमेट स्पीसीज एडलेट का साथ दे रही है? लेकिन सोरा रैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जिस मैजिक को वो फील कर पा रहे थे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। रैन उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि उसकी मजबूरी है। रैन के पास सोरा और रूना की तरह टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं है, इसलिए सिर्फ रूना और सोरा ही सभी की बचा सकते हैं। बट इसमें सोरा और रूना का सीक्रेट भी रेवेल हो जाएगा कि वो एक फेरीज हैं, जिसके लिए रैन उसे माफी भी मांगता है। सोरा उसे उनकी चिंता करने से मना करती है। रूना भी बोलती है कि अगर रैन सही सलामत वापस नहीं आया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी।
इसके बाद उन लोगों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। रेन उस मैजिक का पीछा करते हुए एक काल कोठरी तक पहुंच जाता है जिसके अंदर उसी लड़की को कैद किया हुआ था। उस लड़की के कान और पूंछ देख रेन हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की डीमन गॉड की अल्टीमेट स्पीसीज है। रेन उस पिंजरे को तोड़ देता है। एक अनजान व्यक्ति को वहां देख बीस्ट गर्ल डर जाती है। रेन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी मदद करने आया है। वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील कर देता है। रेन उसका नाम पूछता है। वो उसे अपना नाम नीना बताती है और रेन को कस के गले लगा लेती है। हमें पता चलता है कि नीना ही डेमी गॉड है जो अपने टेम्पल में अच्छे से लोगों के साथ खुश रहा करती थी। पर तब तक जब तक वो एडलेट वहां नहीं आया था उसने नीना को छूने की कोशिश की, लेकिन प्रोटेक्टर शील्ड की वजह से एडलेट को झटका लग जाता है। फिर एडलेट को गुस्सा आ जाता है और वो छोटे बच्चे का इस्तेमाल करता है नीना को मजबूर करने के लिए। मासूम बच्चे को खतरे में देख नीना उसके फेक स्टेव क्लॉ को पहनने को भी तैयार हो जाती है। अब स्टेव क्लॉ की वजह से नीना उसकी गुलाम बन चुकी थी। एडलेट उसे मार मार के टॉर्चर करता है और बोलता है कि क्योंकि डेमिंग गॉड के पास भगवान की ताकत होती है और अब जब मैंने इस डेमिंग गॉड को अपने कब्जे में कर लिया है यानी कि मैं भगवान बन गया हूँ। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नीना की कहानी सुनने के बाद रैन को बहुत ही बुरा लगा था। वो उसकी स्टेप कॉलर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन नीना उसे दूर करते हुए बोलती है कि इस कॉलर पे काफी पावरफुल स्पेल लगे हुए हैं जो कि रैन को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। रैन नीना को उस पर भरोसा करने को कहता है। अब स्टेप कॉलर को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद रैन को पता चलता है कि तो इसे तोड़ने के लिए रैन को ओवर वाइट टेक्निक का यूज करना होगा। बस यही तरीका है जिससे नीना को आजाद किया जा सकता है। लेकिन जब रैन ऐसा करता है तो उसे काफी जोर का झटका लगता है। नीना ये देख रोने लगती है और रैन को ये सब करने से मना करती है। वो बोलती है कि उसके पीछे ऐसा कोई नहीं जिसको उसके होने ना होने का फर्क भी पड़े, तो इसलिए तुम खुद को चोट ना पहुंचाओ रैन। लेकिन रैन उसे बोलता है कि किसी को फर्क पड़े या ना पड़े मुझे पड़ता है, और वो अपनी हर मिली हुई पावर का यूज करके उस कॉलर को तोड़ देता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर का यूज करने के बाद रैन काफी ज्यादा थक गया था। वो लगभग बेहोशी होने लगा था। दूसरी तरफ तान्या और कनाडे ने अपनी थोड़ी सी पावर से भी कम पावर में अधिकतर नाइट्स को हरा दिया था। अब बच्चे नाइट बंदी बनाए गए लोगों को बेसमेंट में निकालने को कहते हैं ताकि वो लोग उनका इस्तेमाल एक होस्टेज की तरह कर सकें। लेकिन पीछे से तान्या और कनाडे अपने मल्टी सोर्स उन्हें खत्म कर देती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने बंदी बनाए गए लोगों को सेफ जगह पहुंचा दिया है, तो अब तान्या और कनाडे को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी नाइट को ठिकाने लगाने लगते हैं। मेंशन के बाहर ऐसी हालत देख एडलेट के फादर भी परेशान हो रहे थे। एडलेट उन्हें तुरंत यहाँ से निकलने को कहता है। वो भी सभी एविडेंस को तबाह करके उनके पीछे ही आ रहा है। रैन भी नीना के लिए सेफ जगह ढूंढ रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात उसके साथियों से हो जाती है। रैन को एक और लड़के के साथ देख सारी अल्टीमेट इस पे रैन को गुस्से नजर से देख रही होती है। रैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन हमें पता चलता है कि वो लोग तो मजाक कर रही थी। सोरा और रूना को उन्हें पहले ही अल्टीमेट स्पीस की प्रेजेंस महसूस हो गई थी। स्टीला वहां बोलती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उन्हें लॉर्ड और उसके बेटे को पकड़ना है। तभी उन लोगों की नजर लॉर्ड पर जाती है जो बचे पैसे को लेकर वहां से भाग रहा था। रैन अपनी गॉगलर से उसे पकड़ लेता है और ये सब एडलेड ने देख लिया था। वो रिंग का इस्तेमाल रैन पर करता है जिससे बेहद ही बड़ा डेथ रीपर प्रकट होता है जो कि रैन को मार देता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। मेंशन के ऊपर हजरा अरियोस भी रैन के मरने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रैन को तो कुछ भी नहीं हुआ है। हमें पता चलता है कि रैन को जो मल्टी शॉट की टेक्निक मिली थी वह सिर्फ सूरज से कांटेक्ट करने की वजह से मिली थी और रूना से कांटेक्ट करने के बाद रैन को मैजिक नलिफिकेशन टेक्निक मिली है जिससे अब रैन के ऊपर कोई भी मैजिक अटैक बेअसर है। तो वहीं एडलेट को समझ ही नहीं आ रहा था कि रैन जिंदा कैसे बच गया। अभी भी उसके अंदर रैन के लिए जो गुस्सा है वो खत्म नहीं हुआ था। तभी अचानक अरियोस की भी रिंग चमकने लगती है और पर्पल धुआं वहां फैलने लगता है जो कि एडलेट की पूरी बॉडी खा गया था। हम देखते हैं कि रैन इस पे धुएं को देखकर घबरा रहा था। वो अब तक सबसे बड़ा फायरबॉल उस पर मारता है लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो धुआं एक कुकुन जैसा शेप ले लेता है जिसके अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। उस डीमन को अपने सामने देख रैन की आंखें डर के मारे कांप रही थी क्योंकि ये डीमन वही था जिसने रैन के पूरे गांव को तबाह किया था। पर अभी ये डीमन इन सभी को जिंदा छोड़कर बाहर उड़ जाता है। रैन ने अंदाजा लगा लिया था कि ये शहर के लोगों को अपना शिकार बनाने वाला है। रैन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। उसकी घबराहट का कारण ये नहीं था कि इस बार उसका सामना डीमन से है। वो बस चिंतित था कि अगर वो लड़ने जाएगा तो उसके पीछे उसके साथी भी उसकी मदद करने आएंगे जो कि रैन किसी को भी अब मुसीबत में डालना नहीं चाहता।
रेन पीछे मुड़कर देखता है तो सभी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार थे। रेन भी शेर की लोगों की जिम्मेदारी स्टेला पर छोड़कर और नीना को सेफ जगह पहुंचाकर उस डीमन का सामना करने चल पड़ता है। दूसरी तरफ डीमन ने पूरे शहर पर आतंक मचाया हुआ था। छोटे से लेकर अमीर हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और ऐसे कीड़े मकोड़े को नीचे रेंगता देख डीमन को काफी मजा आ रहा था। तभी कनाडे उस पर पीछे से हमला करती है और वह जमीन पर आ गिरता है। रेन और बाकी सबको देख वो बोलता है कि तुम्हें मरने की जल्दी है क्या। रेन बोलता है कि आज वो उसे हरा कर ही रहेगा, जिस पर उस डीमन की हंसी निकल आती है और तभी कनाडे एक बार फिर उस पर हमला करती है। तान्या भी अपने टेल से उस पर हमला करती है और रेन अपने गॉगलर से उसे कैप्चर कर लेता है, पर एक भी हमले का असर उस पर नहीं हुआ था। इस बात पर वो रेन पर मजाक भी उड़ाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि रेन तो सिर्फ उसका वक्त निकाल रहा था ताकि सोरा और रूना अपना मैजिक तैयार कर सकें। वो दोनों उस पर पावरफुल अटैक फ्लैश इम्पैक्ट का यूज करती हैं, जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बावजूद भी वो हंस रहा था जैसे सिर्फ हवा का झोंका आया हो। वो डीमन बोलता है कि एक के भले पांच, बहुत नाइंसाफी है, और ये कहकर वो अपनी शेडो की बढ़ा देता है, जिसके अंदर से कई सारे वाइल्ड मोस्टर समन होने लगते हैं। पर उनको हराना अल्टीमेट स्पेस के लिए बच्चों के साथ खेलने जैसा था, पर मोस्टर इनको अनगिनत बार समन कर सकता है। इनको भी हराने के लिए कनाडे काफी मोटिवेट थी, बस वो ये भूल गई थी कि उनका असल सामना डीमन से ना कि उसके समन किए गए मोस्टर से। वो डीमन कनाडे पे हमला करता है, जिससे बहुत ही बुरी तरह घायल हो गई थी। ये देख तान्या को बहुत ही गुस्सा आता है। वो डीमन पर ड्रैगन ब्रेथ का यूज करती है और इस दौरान रेन और फेरिस कनाडे को हील कर रहे थे। यहाँ तान्या और उस डीमन की टक्कर चल रही थी, पर लेकिन वो डीमन बहुत ही ताकतवर था। उसके हमले से तान्या पीछे गिर जाती है। रेन जब उसे देखने जाता है तो वो शर्मा जाती है, लेकिन अभी कुछ खत्म नहीं हुआ था। वो डीमन अपने हमले से शेर को तबाह करने लगता है। ये देख रेन को भी गुस्सा आ गया था। वो उस पर मल्टी शॉट से हमला करता है, लेकिन किसी भी हमले का असर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो रैन के हमले को भी वीक बता रहा था। तभी सोरा और रूना अपने एक और मैजिक अटैक से उस डीमन को कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब हो जाते हैं। रैन भी तान्या और कनाडे को मल्टी बूस्ट देता है और वो पूरी ताकत से उस पर डीमन पर हमला करने लगती है। फेरिस भी जजमेंटल अटैक उस पर हवा में उछाल देती हैं और कनाडे अपनी किक से उसे जमीन पर पटक देती हैं, बट स्टिल उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो वाइल्ड मॉन्स्टर के साथ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स की सेना को समन कर लेता है। लेकिन इस बार वो उन पे हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो वहां से जाने लगता है। ये रेन ये देख परेशान होने लगता है, क्योंकि वो डीमन पूरे शहर को तबाह करने वाला था। तान्या उस पर अटैक करती है, बट वो फ्लाइंग मॉन्स्टर अपनी जान देकर उसे बचा लेता है और वह डीमन वहां से चला जाता है। रैन की टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि वो लोग अपनी पूरी ताकत से उस डीमन का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टाउन के लोगों की जान खतरे में है। तभी सोरा और रूना बोलती हैं कि वो लोगों को टेलीपोर्ट करके उन्हें सेफ जगह पहुंचा सकती हैं, पर इसमें भी रैन हिचकिचा रहा था। वो दोनों समझ जाती हैं कि रैन को इस बात का डर है कि उनकी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। वो बोलती है कि उनकी आइडेंटिटी तो तभी सामने आ गई थी जब उन्होंने किडनैप हुए लोगों को सेफ जगह पहुंचाया था। रैन थोड़ी देर विचार करने के बाद उनकी बात को मान लेता है। दूसरी तरफ हम हीरो पार्टी की मीना को देखते हैं, जो अपनी टीम को शहर में हो रहे डीमन के आतंक के बारे में बताती है। टकले को भी लगता है कि उन्हें भी डीमन को हराना जाना चाहिए, लेकिन एरियोस उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि यह काम उनका नहीं है, उनका काम सिर्फ डीमन लॉर्ड को हराना है। पर उनको ये बात ठीक नहीं लग रही थी, जिसका कारण अरियोस गुस्सा हो जाता है। तो वो लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो हीरो के खिलाफ तो नहीं जा सकते। तो ये सब तो अरियोस के बहाने थे, क्योंकि वो डीमन उसके प्लान का ही हिस्सा था। इधर सोरा और रूना टेलीपोर्टेशन वाली बात स्टेला को बताती हैं और वो भी उनका साथ देने के लिए शहर के सभी लोगों को इकट्ठा करने लगती है। तो वहीं खड़ी नीना सोच रही थी कि क्या उसने सही फैसला लिया। दूसरी तरफ तान्या और कनाडे सभी मोस्टरों को मार के रास्ता बना रहे थे, पर उनकी संख्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वहीं टाउन के लोगों को फेरिस के बनाए टेलीपोर्टेशन पर यकीन नहीं था। फेरिस और इंसानों के बीच की दुश्मनी यहाँ रुकावट बन रही थी। तभी उस भीड़ में से एक आदमी आगे आता है, जिसकी दुकान का सोरा और रूना ने हॉट डॉग खाया था। वो आदमी उनसे पूछता है कि उन्हें उसकी दुकान का हॉट डॉग कैसा लगा था। वो दोनों उसके हॉट डॉग की तारीफ करती हैं और यही उसके लिए काफी था उन पर यकीन करने के लिए। अब उस आदमी को देख बाकी सब टेलीपोर्टेशन पर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद सोरा उन्हें एक सेफ जगह टेलीपोर्ट कर देती है। लेकिन जब उन्हें बचे हुए लोगों को टेलीपोर्ट करना था, तभी उन्हें पता चलता है कि मोस्टर यहाँ तक आ चुके हैं। सोरा बोलती है कि वो पोर्टा को अकेले संभाल लेगी। वो रूना को मोस्टर को रोकने को कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब एडवेंचर भी उनकी मदद करने के लिए आ गए हैं। हमें पता चलता है कि गिल्ड रैन की मदद कर रही है और डॉफ ने भी सभी के लिए कमाल के हथियार बनाए हैं, ताकि वो लोगों को रैन की मदद और शहर को बचा सकें। वो लोग सभी मोस्टर को संभाल कर उनके लिए डीमन तक जाने का रास्ता बना रहे थे। तो वहीं सोरा भी पोर्टा को अकेले संभाल रही थी और रूना मोस्टर को उन तक पहुंचने से रोक रही थी।
नीना फिर एक बार अपने आप से सवाल करती है कि सभी लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो क्या ये सही है और क्या वो बस ऐसी खड़ी होकर देखती रहेगी। नीना ने फैसला कर लिया था और वो वहां से गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि रेन किसी को टेम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी दूर होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तान्या भी रेन को उड़ाकर वहां पहुंचा नहीं सकती, फ्लाई मोस्टर ऐसा नहीं होने देंगे, टेलीपोर्टेशन मैजिक भी कोई मदद नहीं कर सकता, उसकी तैयारी काफी पहले करनी पड़ती है। यहाँ उनको जरूरत थी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की, तभी नीना वहां आके रेन को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि वो भी उनकी मदद करना चाहती है। नीना को देखकर तान्या और कनाडा को याद आता है कि डीमन बोर्ड के पास एक स्पेशल पावर होती है जो किसी अल्टीमेट स्पेस के पास नहीं होती। असल में नीना इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर सकती है। रेन नीना से पूछता है क्या वो उसको डीमन तक पहुंचा सकती है। नीना हाँ बोलती है और हम देखते हैं बहुत बड़ी मॉन्स्टर की सेना उनकी ओर आ रही है। रेन नीना को लेकर डीमन की ओर भागने लगता है। वो डीमन भी रेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो काफी ताकतवर हमला भी करता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका हो गया था। लेकिन नीना का इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिर्फ उसे बचाता ही नहीं, उन्हें पल भर में डीमन तक पहुंचा देता है। वो डीमन भी देख हैरान हो गया था। बार बार इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करने से वो एक तरह से हवा में उड़ रहे थे, जिस कारण वो डीमन से चाहकर भी दूर नहीं जा पा रहा था। पर उस डीमन को लगता कि एक इंसान उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन रेन अपने ऊपर मल्टी बूस्ट का यूज करता है और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से उस डीमन तक पहुंचकर वो उसे टेम करने की कोशिश कर रहा था। पर ऐसा करने की वजह से बुरी ताकत रेन पर हावी हो रही थी, लेकिन लोगों का यकीन रेन पर ताकत देता है और वो उसके सभी मॉन्स्टर को टेम कर लेता है। यहाँ एक बार फिर से रेन ब्रेटेड टेक्निक का यूज करता है, अंत में उसके ही मॉन्स्टर उसे मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो डीमन उस महान योद्धा का नाम जानना चाहता था जिसने उसे हराया, पर रेन उसे अपना नाम बताने से मना कर देता है। अब इतनी गंभीर लड़ाई की वजह से नीना भी थक चुकी थी। वो अचानक हवा में बेहोश हो जाती है, जिस कारण वो दोनों ही जमीन पर गिरने लगते हैं। वो तो तान्या उन्हें वक्त पर बचा लेती है। अब इसके 3 दिन बाद हम देखते हैं कि टाउन के लोग अपने शहर को रीबिल्ड कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि स्टेला को ऑफिशियल न्यू कैप्टन बना दिया गया ऑर्डर ऑफ नाइट का। और हमें ये भी पता चलता है कि स्टेला नीना के गांव को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। ये सुन नीना दुखी तो होती है, लेकिन वो रेन के साथ भी खुश थी। स्टेला रेन से बोलती है कि वो यहाँ का हीरो है, तो रेन बोलता है कि वो हीरो नहीं, हीरो हम सब हैं, वो तो बस एक आम बीच टेमर है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नीना रेन के परिवार का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन रेन को नहीं लगता कि इतने कॉन्टेंट बनाने के बाद वो एक डेमी गॉड के साथ कॉन्टेंट बना सकता है, जिस पर वो सभी लोग बस रेन को देखे जा रहे थे, जिसका मतलब वो समझ गया था और वो नीना को टेम करने की कोशिश करता है, जो कि रेन सक्सेसफुली कामयाब भी हो जाता है और अब नीना भी उसकी पार्टी का सदस्य बन चुकी है। अब इसके बाद वो लोग गिल्ड जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि अब नाइट और गिल्ड लोगों की सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने के वाले हैं और ये बस रेन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और जो रेन ने लॉर्ड के बेटे का सर सबके सामने लाया है और उस डीमन को जो हराया है, उसकी इस बहादुरी को सम्मान देते हुए गिल्ड में रेन की रैंक ई से सी रैंक कर दिया है। रेन बोलता है कि मैंने अकेला कुछ भी नहीं किया है, जिस पर तान्या उसे मारती है क्योंकि वह कभी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता। वैसे रैन को गिल्ड की तरफ से एक तगड़ा इनाम मिलने वाला है और वो यहाँ पर आया भी इसीलिए था कि अब उसके बड़ी परिवार के लिए उसे बड़ा कमरा चाहिए था, तो रिसेप्शनिस्ट उसे घर खरीदने का सुझाव देती है और उनको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन रिसेप्शन उसे जो घर दिखा रही थी उनमें से एक भी उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन आखिर में वो उन्हें एक ऐसा घर दिखाती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है और साथ में वो बहुत ही सस्ता भी था। और यही बात उनके मन में शक पैदा कर रही थी कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। रिसेप्शन ने कुछ तो छुपा रही थी। हमें पता चलता है कि ये घर इतना सस्ता इसीलिए है क्योंकि इस घर पर भूत का साया है। कनाडियों को भूत से बहुत डर लगता है, लेकिन वो इतने अच्छे और सस्ते घर को छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए वो उस घर की जांच करने इस भूतिया घर के अंदर जाते हैं। और उस घर के अंदर बहुत ही अंधेरा था। वहां पर नीना की छींक ही कनाडे को बहुत डरा रही थी। वो लोग चलते चलते कमरे तक आ गए थे और अब तक उनके साथ कुछ भी डरावना नहीं हुआ था। पर तभी वहां पर रखी चीजें हिलने लगती हैं और एक डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है जो कि बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। अचानक उनके सामने एक हॉट भूतनी प्रकट होती है जो कि बोलती है कि आज रात में घर पर अकेली हूँ। रूना और सोरा उसे भगाने की अपने लिए मैजिक का यूज करती हैं, लेकिन मैजिक का असर एक भूत पर नहीं होता। उनके पास एक और तरीका था, लेकिन वह तरीका इस भूतनी के साथ पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकता था। उनकी बच्चों जैसी हरकत भूतनी को इरिटेट करने लगती है। वो बोलती है कि यहाँ से चले जाओ।
तभी तान्या नोटिस करती है कि जब से वो लोग इस घर में आए हैं इस भूतनी ने एक बार भी उन पे मारने की कोशिश नहीं की है, तो शायद वो हो सकता है कि ये भूतनी उन पर हमला नहीं करना जानती हो। ये बात सुनकर भूतनी हैरान हो जाती है क्योंकि तान्या का अंदाजा एकदम सही था। तभी वो भूतनी देखती है कि कनाडे बहुत ज्यादा डर रही है, तो वो भूतनी कनाडे को और भी डराने लगती है, पर उसको ऐसा करने की वजह से कनाडे एक तरह से पागल हो गई थी। वो गुस्से में उस भूतनी पर ही हमला कर देती है। कनाडे इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसने डर के मारे अपनी फिजिकल लिमिट को ही सरपास कर दिया था और अब तो एक भूतनी पर भी हमला कर पा रही थी। कनाडे से भूतनी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सोरा और रूना वहां के वॉल को सील कर देते हैं, जिस कारण भूतनी वहां से भाग नहीं पा रही थी। तान्या कनाडे को शांत करती है और होश में आने के बाद कनाडे को कुछ भी याद नहीं था। अब उस भूतनी के पास कोई भी चारा नहीं था। वो रैन की बॉडी को पजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि रैन ने उसे हवा में ही रोक दिया है। हमें पता चलता है कि रैन ने थोड़ा बहुत अपने गांव में भूतों के बारे में सीखा था। भूतनी हैरान थी कि रैन ने छोटी सी जानकारी से इतना कैसे कर सकता है। वह रैन की टेमिंग स्किल के सामने हाथ खड़े कर देती है और अब वो लोग जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं, पर रैन तो बस उस भूतनी को जानना चाहता था। वो भूतनी रैन की नादानी देख हंसती है और वो उसे अपना नाम टीना बताती है। वो बताती है कि वो 30 साल पहले इस घर में मेड का काम किया करती थी, लेकिन उसका मालिक बहुत ही हरामखोर और ठरकी था, जिसने अंत में टीना को ही मार दिया था। और जब टीना की आंखें खुली तो भूत बन चुकी थी, पर अब वो क्योंकि उन्हें पता चल गया तो वो यहाँ से चली जाएगी। पर रेन चाहता था कि टीना उनके साथ ही रहे, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें ये घर इतना सस्ता मिला है, इसलिए अगर वो चाहे तो यहाँ उनके साथ रह सकती है। तान्या बोलती है कि रेन ऐसा ही है, अगर वो उनके साथ रहेगी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसके बाद वो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। तो अब टीना भी उनके साथ खुशी खुशी रहने को तैयार हो जाती है। अब रेन के गिल्ड में जाकर उस घर को अपने नाम करवा लेता है, यानी कि अब रेन ऑफिशियली शहर का सदस्य बन चुका है। दूसरी तरफ हम हीरोज को देखते हैं जो शहर में आकर फ्री का राशन मांग रहे थे, लेकिन दुकानदार उन्हें फ्री में राशन देने से मना कर देता है, क्योंकि जब उनका टाउन खतरे में था तब उनकी हीरोज कहीं छुप के बैठे हुए थे। अरियंस को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी की दुकान तबाह कर देता है और अकड़ में वहां से जाने लगता है। सभी लोग हीरोज को गाली दे रहे थे और बोलते हैं कि तुमसे अच्छा तो बीच टेमर है। हाँ, ये छपरी हीरोज तो मुफ्त का खाने आ जाते हैं बस, बायूस टकले पे तो बाल भी नहीं है। रेन की तारीफ अरियंस को और भी गुस्सा दिला रही थी। दूसरी तरफ हम रेन और कनाडे को देखते हैं जो मार्केट से वापस घर आ रहे थे। कनाडे भागकर घर के चौखट पर आ जाती है और रेन से बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है, जो सुन रेन को बहुत ही अच्छा लगता है। घर के अंदर भी सभी लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद वो सब एक फैमिली की तरह बैठकर खाना खाते हैं उन सभी का साथ। और ये प्यार रेन को उसके परिवार की याद दिला देता है। उसकी आंखों आंसू से आने लगती हैं। कनाडो से पूछती है कि वो ठीक तो है ना। रेन अपने आंसू छुपकर बोलता है कि उसे भूख लग रही है, जिसके बाद वो सब एक साथ खाना खाते हैं। और यहाँ पर इस एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है ये बात मुझे पता चल सके तो प्लीज कमेंट में कनाडे भाभी जरूर लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।